लर्निंग बहुत नहीं, बेहतर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, जानदार होनी चाहिए। सोन पापड़ी देखिए, सोन पापड़ी के 10 डब्बे एक तरफ और काजू कतली का एक डब्बा एक तरफ, 100 सुनार की पर एक लोहार की। वैसे ही आपकी सालों की पढ़ाई एक तरफ और ये 10 दिन की लर्निंग एक तरफ होगी। तोल के देखोगे ना तो दावा करता हूं टॉप 10 कॉलेजेस का एमबीए एक तरफ और 10 दिन के इस करिकुलम के आगे सब हल्का पड़ जाएगा। इतना तो दूंगा कि बुढ़ापे तक आपको काम आएगा। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। देश के लिए जो मिशन शुरू किया, स्वागत है आप सबका। मैं सबसे बड़े मिशन में 10 डे एमबीए के डे 2 में, आज दिन है दूसरा, लेकिन काम हर एक के आएगा। सबसे पहले कल का क्विक रिकैप दे देता हूं। 10 डे प्लान क्या चल रहा है मेरा। पहले दिन कल, यानी कि हमने सीखा था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। पूरी स्टार्टअप की हमने 100 दिन 1000 दिन की शुरुआती जर्नी को समझा था। अब जब आप स्टार्टअप करने उतर चुके हो, थोड़ा कस्टमर को और समझना है, मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट कैसे डेवलप करूं। कल सिखाऊंगा अब किस स्ट्रैटेजी के साथ बाजार जाऊं। चौथे दिन सिखाऊंगा उसको मार्केट कैसे करूं। पांचवें दिन सिखाऊंगा कैसे पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन को मजबूत करके सेल्स के लिए उतरूं। छठे दिन आप पूरा सेल्स सीख जाएंगे कि आप सेल्स करना है। सेल्स करके जब पैसा आने लगेगा, माल बिकने लगेगा, पैसा आने लगेगा, माल बिकने लगेगा, तो मैन पावर चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करनी तो एचआर सिखाऊंगा कैसे मैन पावर बड़ी किया जाए। आठवें दिन उस ऑर्गेनाइजेशन, उस मैन पावर को प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं। नौवें दिन अब सब प्रोडक्टिव हो गए, मैन पावर आ गई, मेरी सेल्स बढ़ गई, मार्केटिंग बढ़ गई, मेरी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है, तो अब बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंशन, अब मैं नया मार्केट में कैसे एंटर करूं। और फाइनली ये सब ठीक ठाक चलता रहा, इसके लिए एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क क्या होंगे। तो आज दूसरा दिन, आज के अध्याय एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत जो कर रहा हूं मार्केट रिसर्च से। क्या है मार्केट रिसर्च, क्या होता है ये? सिंपल उदाहरण ले लेता हूं। जब यंग लड़के की शादी की उम्र होती है ना, या लड़की की शादी की उम्र होती है, तो इधर उधर से रिश्ते आने लगते हैं, पर उनमें से कोई एक रिश्ता समझ में आता है, जिसके साथ कुंडली मिल जाती है, मांगलिक है नहीं है, गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। इधर उधर से फिर उसकी पूछताछ शुरू करते हैं। लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, मोहल्ले में कैसा नाम है, खाता पीता तो नहीं है, गुंडागर्दी तो नहीं करता है, मोहल्ले में स्टेटस कैसा है उनका, आस पड़ोस से सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। एक लाइन में यह है मार्केट रिसर्च। बिजनेस में भी यही होता है भाई, अगर मार्केट रिसर्च सही से करेगा तो कस्टमर सर्च नहीं करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च हो गई तो कस्टमर सर्च नहीं करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च नहीं करी तो बेटा कस्टमर ही सर्च करते रह जाओगे। तो क्या होती है मार्केट रिसर्च? कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझना, कस्टमर कैसे डिसीजन लेता है, इस पे कल थोड़ी सी बात करी थी। उसको करते कैसे हैं? कस्टमर के इंटरव्यू लेते हैं टारगेट मार्केट में, देखते हैं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जब कस्टमर के साथ टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट, तो देखते हैं जो मैंने एज्यूम किया था वो कस्टमर ने अप्रूव किया कि डिसअप्रूव किया। जितनी अच्छी मार्केट को समझ जाओगे उतनी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। सर्वे करो कस्टमर के साथ में। बिना मार्केट रिसर्च के जब बाजार में उतरते हो तो ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो आंखें बंद करके। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर यही चीज स्किप करके अपने ट्रस्ट और अपने इंट्यूशन पे उतर जाते हैं। मेरा प्रोडक्ट, मैं मेरा करता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, यही गड़बड़ हो जाती है। जब अभिराज सिंह भाल ने अर्बन कंपनी शुरू करने से पहले उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था सिनेमा बॉक्स। केवल इंट्यूशन पे किया था, अपनी गट फीलिंग पे किया था, फेल हो गया। फिर मार्केट को समझ के उन्होंने अर्बन क्लैब शुरू किया, जिसका नाम है आज अर्बन कंपनी। हमने भी जब बड़ा बिजनेस शुरू किया तो हमने देखा कि हिंदी में रिलेटेबल, अंडरस्टैंडेबल एंटरप्रेन्योर के लिए फिजिकल डिजिटल कंटेंट देना चाहिए। मार्केट रिसर्च क्यों चाहिए? तो ताकि यह समझ में आए क्या आपके प्रोडक्ट की जरूरत भी है कि नहीं है, कितने लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो उनकी क्या उम्र है, कहां रहते हैं, क्या इनकम लेवल है, और क्या आपकी मार्केट सैचुरेटेड है, और ऐसी ऑफरिंग क्या बाजार में और भी मिल रही हैं, क्या उन ऑफरिंग के लिए कस्टमर कितना पे कर रहा है, क्या आने वाले समय में मेरे धंधे में कोई थ्रेट तो नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी बदल रही है मेरे धंधे के अंदर, क्या कोई नई मार्केट खुलने वाली है, और जो मैं धंधा करने जा रहा हूं इस धंधे को बिल्ड करने के लिए जो मुझे मैन पावर चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो अवेलेबल है कि नहीं है। जब ये चीजें समझते हो तो समझने के बाद अब क्या होता है, अब आपको यह समझना जरूरी है, क्या जो आप लॉन्च करने जा रहे हो कस्टमर उसके लिए प्रीपे करने को तैयार है? नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। क्या छोटा डिपॉजिट दे सकता है? नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्या एक चिट्ठी में लिख के दे सकता है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे मैं खरीद लूंगा? चलो चिट्ठी भी नहीं दे रहा है, पैसा तो दूर की बात है, डिपॉजिट दूर की बात, चिट्ठी भी नहीं दे रहा है। चलो मुंह जबानी अग्री कर देता है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करो मैं खरीद लूंगा, मुंह जबानी भी नहीं अग्री करा, चाहिए चलो इतना ही बोल दे कम से कम, क्या जब आप लॉन्च करोगे अच्छा लगा तो ले लूंगा। अगर ये सब बातें अभी ना है, हाँ, तो उसका मतलब हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हो। रिसर्च के बिना एसओपी होते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब हनुमान जी भगवान राम का मैसेज लेकर के लंका पहुंचे सीता माता से मिलने के लिए, तो उन्होंने अपना काम तो किया, लेकिन वहां पूरी रिसर्च करके आए थे। रावण की शक्ति का पूरा अनुमान लगाया था। पहले ऊपर से घूम के पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लिया उन्होंने कि सोने की लंका कैसी है। सेकंड स्टेप में उन्होंने रावण की सेना में जो बड़े लीडर्स थे, मेघनाद, उसके साथ थोड़ा बहुत युद्ध करके शक्ति को भी परख लिया, एनालाइज कर लिया। हाँ, तीसरे स्टेप में उन्होंने रावण को खुलेआम चुनौती देकर उसके रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व कर लिया।
तो हनुमान जी पूरी तैयारी करके आए थे। जब हनुमान वापस श्री राम से आकर के मिले तो उनको सारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन के प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। आपको भी अगर अपने बिजनेस में विजय चाहिए तो हनुमान जी की तरह थोड़ा समझना पड़ेगा कितनी तरह की रिसर्च होती है। पहला ले लेते हैं प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी मतलब सीधा सीधा फर्स्ट हैंड कस्टमर से डायरेक्टली रूबरू होकर जानना, चाहे इंटरव्यू करके, ऑनलाइन या फिजिकली या फोन पे बात करके, कस्टमर के घर तक पहुंचना, देखना, उनको इंटरव्यू करना। लेगो का एग्जांपल देता हूं, आज बहुत सारी कहानियां की स्टडीज दूंगा आपको। लेगो क्या है? लेगो जानते हो, ब्रिक बनाने वाली छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों की कंपनी होती है, बहुत चलती है। लेकिन लेगो के जो टॉयज होते हैं वो लड़के खरीदते हैं। गाड़ी बनाना, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, वो सब लड़के खरीदते, लड़कियां नहीं खरीदती थी। तो लेगो परेशान था। लेगो गया मार्केट रिसर्च करने, लड़कियां क्यों नहीं खरीद रही भाई? उनके यहाँ 91% लड़के खरीद रहे हैं, 9% लड़कियां खरीद रही हैं। तो उन्होंने 3,500 लड़कियों के साथ में रिसर्च किया और समझा उनकी हैबिट्स को, उनको क्वेश्चन किया, उनकी माओं को क्वेश्चन किया, बच्चों को क्वेश्चन किया, टीचर्स को क्वेश्चन किया और तब एक नया सीरीज लेकर के आए, फ्रेंड्स। ये फ्रेंड सीरीज वो लड़कियों के लिए लेकर के आए जिसमें पिंक, ग्रीन, लेमन, नियॉन, फ्लोरेसेंट, वाइब्रेंट कलर के साथ में ब्रिक कलर हुआ करते थे पहले, ईंटों वाला कलर, वो हटा करके 45 फीमेल फिगरीन्स, एसेसरीज, हेयर बैंड, पर्स, ये सब लॉन्च किए उन्होंने। और क्या हुआ? 45% ऑडियंस इनकी लड़कियां बन गई। अचानक धंधा ग्रो कर गया। ये था प्राइमरी रिसर्च। इसके बाद होता सेकेंडरी रिसर्च। आप डायरेक्ट कस्टमर से नहीं पूछ रहे, लेकिन किताब, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट रिपोर्ट, कोई वेबसाइट पे, कोई डेटा, कोई टेलीफोन डायरेक्टरी से, कोई पब्लिक स्पीकर से, कोई बजट से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कोई ट्रेड एसोसिएशन से, कोई रिसर्च एसोसिएशन से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई बैंक से। यानी कि कस्टमर से बात नहीं हो रही, दूसरों से बात हो रही है। फिर तीसरा तरीका है, आप ये देखो कि ब्रांड एडवोकेसी चेक करो, कितने कस्टमर ऐसे हैं जो आपके ब्रांड को रेकमेंड कर रहे हैं। टोटल कस्टमर में से कितने कस्टमर रेकमेंड कर रहे हैं, कितने कस्टमर टोटल बाजार में से आपको सीरियस मानते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। फिर है ब्रांड लॉयल्टी, कितने कस्टमर ऐसे हैं जो आपके साथ लंबे समय तक टिका रहना चाहते हैं। फिर है ब्रांड पेनिट्रेशन, के परसेंटेज ऑफ टारगेट मार्केट में आपको कितने लोग लेना चाहते हैं। मान लो 100 कस्टमर है, उनमें से आपका माल लेने वाले कितने हैं। फिर है ब्रांड परसेप्शन। ब्रांड परसेप्शन है क्या आप में क्या अलग देख रहा है कस्टमर के 100 को छोड़ के आपसे लेगा। फिर है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है कस्टमर। जैसे एप्पल है, एप्पल को बाकी सारे मोबाइल के मुकाबले आज कस्टमर एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है, उसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। तो ये मैं अलग अलग तरीके के मार्केट रिसर्च समझा रहा हूं आपको। ये पूरे के पूरे आज के एमबीए के सेकंड डे में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसको इजी भाषा में भी समझाता हूं। एक होता है कैंपेन की इफेक्टिवनेस। देखो 2005-6 में वॉलमार्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या गलती किया? वॉलमार्ट ने एक बड़ा डाउनटर्न फेस किया था कि फुटफॉल खत्म हो गया, लोग आना बंद कर दिए। तो उसका रीजन क्या था? उस वॉलमार्ट ने कैंपेन इफेक्टिवनेस में जो रिसर्च किया, उसने देखा कि उसने लिखा है एवरीडे लो प्राइस। एवरीडे लो प्राइस से गड़बड़ क्या हुई? लोग कहते हैं यार ये तो चीप है, बैड है, शेमफुल है। कैंपेन चेंज किया, सेव मनी लिव बेटर, वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो गया। बड़ा फर्क आया। 2010 आते आते वॉलमार्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन हो गई थी बाय रेवेन्यू, फोर्ब्स ग्लोबल ने बताया था ये। कस्टमर ने रिस्पॉन्ड इसलिए किया क्योंकि कस्टमर को अब विश्वास हो गया था ये मेरे गोल अचीव करने में मदद कर रहे हैं। और गोल क्या था? इकोनॉमिकल और रिस्पेक्टफुल फील कराना। अभी बस 4 पॉइंटर बताए हैं। खाली तो नहीं बैठे हो भाई लोग, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? क्योंकि सेशन एंड होते ही आपको टेस्ट देना है और 75% आएगा तो आप एमबीए सर्टिफाई होंगे। तो 5वां पॉइंट, परचेज पाथ। परचेज पाथ मतलब कि जो कस्टमर खरीद रहा है उसके पेन्स और गैप्स को खरीदते वक्त एक्सपीरियंस करो। परचेज पाथ को थोड़ी देर में दोबारा कवर करूंगा, जो उसके टच पॉइंट्स उसे कवर करूं। जब खरीद रहा है तो वो क्यों नहीं खरीद रहा है। एक आफ्टर शेव लोशन और परफ्यूम आया करता था ओल्ड स्पाइस का, आज से बहुत साल पहले। 70 साल पुराना ब्रांड है और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। उस समय बहुत बड़ा ब्रांड होता था ओल्ड स्पाइस, पर सेल्स इनकी नीचे गिरती गई गिरती गई गिरती गई। तो ब्रांड ने क्या सोचा? मार्केट सर्वे करते हैं। जब मार्केट सर्वे किया तो जो प्रॉस्पेक्ट थे, जो कस्टमर थे, उन्होंने बताया ये ना मेरे दादाजी का ब्रांड है, मेरे दादाजी इस्तेमाल करते थे, तो इसकी खुशबू सूंघ के मुझे दादाजी की याद आती है। हाँ, इट स्मेल्स लाइक अ ग्रैंडपा, इट स्मेल्स लाइक माई ग्रैंडपा। तो इनको समझ में आया, हाँ यार ब्रांड इतना पुराना है, खुशबू आज भी वही है, इन दादाजी को खुशबू सूंघी थी, आज भी वो स्मेल इसके दिमाग में रह गई है। तो उन्होंने क्या नया कैंपेन लॉन्च किया कि अगर आपके दादाजी ने लगाया नहीं होता ना और दादी जी को पटाया नहीं होता तो तुम पैदा नहीं होते बेटा। हाँ, तो थोड़ा मजाक करके कैंपेन चेंज किया और क्या बोला? इट स्मेल्स लाइक ग्रैंडपा से कर दिया स्मेल्स लाइक अ मैन, अ मैन। सेल 27% अगले क्वार्टर में बढ़ी। क्यों? क्योंकि समझे कि गड़बड़ क्या थी। अगर आपको भविष्य को जीतना है तो आपको इतिहास को थोड़ा जानना पड़ेगा।
मैं और आसान तरीके बताता हूँ, कई सारे तरीके बताऊंगा कि मार्केट को समझा कैसे जाता है। एक कंपनी कॉल्ड स्टारबक्स, स्टारबक्स लार्जेस्ट कॉफ़ी हाउस चेन है, आप जानते हैं। पिछले 12 सालों में स्टारबक्स ने एक मॉडल शुरू किया मिस्ट्री शॉपिंग, मार्केट को समझने का। मिस्ट्री शॉपिंग क्या होता है? मिस्ट्री शॉपिंग होता है, ये इन्होंने एक टीम बनाई और वो टीम इनके स्टोर पे जाती है, और वो टीम आउटसोर्स टीम है, बाहर की टीम है। जैसे पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो भेष बदल के प्रजा के बीच में जाके चेक करते थे प्रजा सुखी है कि नहीं, ऐसे ही भेष बदल के ये टीम को भेजते हैं, जो जाकर के एक 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 आउटलेट पे 4 बार जाएगी, एक सुबह के टाइम पे और फीडबैक नोट करते रहेगी चुपचाप। दूसरा जब शाम को आउटलेट बंद हो रहा हो, तीसरा जब आउटलेट बहुत बिजी हो, चौथा जब आउटलेट एकदम खाली पड़ा हो। तो 4 समय पे अलग अलग जाते हैं और जाकर के वहां की क्लीनलीनेस चेक करते हैं, पार्किंग चेक करते हैं, अंदर का बाथरूम हाइजीन चेक करते हैं, स्टोर हाइजीन चेक करते हैं, देखते हैं पेस्ट्री फूड वगैरह ठीक से लेबल लगा है कि नहीं लगा, चेक करते हैं कि काउंटर क्लटर फ्री है या काउंटर थोड़ा गंदा हो गया है, चेक करते हैं कि एंट्री पे वेलकम किया कि नहीं किया गया स्टारबक्स में। मेरे को तो नोट्स बनाते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। एग्जिट पर निकलते वक्त देखते हैं कि भाई स्टारबक्स की टीम ने मुझे थैंक यू बोला कि नहीं बोला, ये खाली बैठा हुआ हूं मैं तो कोई आके ऑर्डर ले रहा नहीं ले रहा, ऑर्डर को रिफिल को पूछा कि नहीं पूछा, स्माइल कितना किया, मेरा नाम याद रह गया नहीं रह गया, कितने कर्टियस हेल्पफुल है, टर्न अराउंड टाइम चेक करते हैं, कितनी जल्दी ऑर्डर मेरा फुलफिल हो रहा है, स्टाफ का बिहेवियर चेक करते हैं। तो स्टारबक्स जो है ना, ये भी कहता है कि जो टीम है उसको बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो ना तो गलत क्रेडिट कार्ड पकड़ा देना, तो सामने वाला झुंझुलाएगा, नहीं झुंझुलाया तो एक काम करो, एक नॉन फंक्शनल डेबिट कार्ड दे दो। अब तीसरे में फिर कैश देना हो तो $1 का खर्चा हो या $2 का खर्चा हो तो $100 का नोट देना, देखो कैसे बिहेव करते हैं। नहीं उसके बाद फिर फाइनली उनको सही अमाउंट दे देना, और उसके बाद देखो कि वो रिसीट यानी कि रसीद दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये सारी चीजें चेक करते थे और उसके बेसिस पे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करते थे। क्यों? क्योंकि फीडबैक लेके, इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। भैया मैनुअल जरूर खोल के रखना, फिर याद दिला रहा हूं, बार बार नहीं याद दिलाऊंगा, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, प्रिंट आउट लेके रखो हर बारी, हर एक सेक्शन पे प्रिंट आउट अपने सामने रखो, क्योंकि स्क्रीन पर आपको पेज नंबर डिस्प्ले होता जा रहा है और मैं अपनी स्पीड से बोलते जाऊंगा, फिर आप मिस कर जाओगे, बाद में मैनुअल के साथ आप अच्छा समझ जाओगे, वहीं पर ही आप अपना स्क्रिबलिंग करते रहोगे। फिर क्या है, एक होता है कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस। कुछ कस्टमर है वो कॉस्ट से टेंशन नहीं, उनको कन्वीनियंस चाहिए। कुछ कस्टमर है अरे कन्वीनियंस दो ना दो भैया, पैसा कम लगना चाहिए। आपका कस्टमर कौन है उसका मार्केट रिसर्च करो। जैसे स्केचर जूता होता है, स्केचर जूता क्वालिटी में अच्छा नहीं है, अगर रनिंग करोगे स्केचर जूता पहन के ना, स्पोर्ट्स का जूता होता है 5-6 हज़ार रुपये का जूता आता है, और एवरेज 7 हज़ार रुपये का, वो फट जाता है जल्दी। वो जाना जाता है कंफर्ट के लिए, क्योंकि उसका जो सोल है अंदर, पतावा होता है जो अंदर, वो बहुत कंफर्टेबल होता है, मेमोरी फोम होती है उसमें। हाँ, तो वो क्या है, वहां पे कस्टमर इसलिए खरीदता है स्केचर क्योंकि कन्वीनियंट बहुत है, कॉस्टली को टेंशन नहीं लेता। दूसरी तरफ एक और उदाहरण देता हूं, सत्तू। सत्तू सुना है आपने? बिहार में प्रोटीन का बड़ा अच्छा ड्रिंक माना जाता है, एनर्जी का बड़ा अच्छा सोर्स माना जाता है। उसकी वो इतना महंगा नहीं होता, लेकिन बीच में कुछ स्टार्टअप आए, उन्होंने क्या किया, टेट्रा पैक में सत्तू 130-140 रुपए का डब्बा बेचना शुरू कर दिया। बिका ही नहीं, क्योंकि सत्तू खरीदने वाला कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस देखता है। वो देखता है जो चीज़ 20 रुपए की, ये 120 रुपए में बेच रहा है। सत्तू पीने वाला ऑडियंस अलग है। तो कस्टमर को जब तक नहीं समझोगे आप, एक होता है फूड ओवर फीलिंग, एक होता है फीलिंग ओवर फूड। तो कस्टमर फूड के चक्कर में आया या फीलिंग के चक्कर में आया? जैसे बारबेक्यू नेशन जाओ तो आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं सारे, आकर के मॉब फ्लैश डांस करते हैं खूब, वो फीलिंग के लिए लोग जाते हैं। खाना तो ठीक है वहां पे, लेकिन फीलिंग के लिए। लेकिन आप वैष्णो भोजनालय जाओ तो वहां पे ए रामू लगाए पराठा भैया क्या कर ले, हाँ, तो वो जो है वहां पे फूड इंपॉर्टेंट है, वो उनको फीलिंग वीलिंग नहीं है। वो कैसा भी है आकर के गमछा लेकर के क्या खाएंगे, बटर मसाला, ये मसाला वो मसाला, सब बोलता है ना वो ऐसा। तो वो वहां पे ना ऑर्डर आपसे प्यार से नहीं भी लेगा, लेकिन तो भी जाते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस अलग है। तो अपने कस्टमर को पहचानना है, और ऐसे कन्वीनियंस क्रिएट करनी है कि आप उसकी जिंदगी में नेसेसिटी बन जाओ। जहां कस्टमर पहले आता है वहां कस्टमर जीवन भर रह जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर की एक और कहानी सुनाता हूं। लिस्टरीन नाम का प्रोडक्ट है, लिस्टरीन। डॉक्टर जोसेफ लॉरेंस ने डेवलप किया था 1879 में। लिस्टरीन, लिस्टरीन जिससे माउथ वॉश किया जाता है आज की डेट में। तो वेस्ट में इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। क्यों वेस्ट में पॉपुलैरिटी मिली? क्योंकि जो डॉक्टर जोसेफ ये जानते थे कि यहाँ पे इस देश में किसिंग, लिप टू लिप किसिंग बहुत चलता है। तो वहां पे किस करने से पहले इसको इस्तेमाल करने को ब्रांड किया गया, उनके देश में बहुत चल गया, बहुत चला। इंडिया में 1920s में आया, फेल हो गया, क्योंकि किस करना पब्लिक में, तो तब पहले की पिक्चरों में भी 2 फूल टकराते हुए दिखा दिया करते थे, है कि नहीं? वो ये गलत माना जाता था कि किसिंग से पहले आप इसको यूज करो, तो मतलब तो बाद में उन्होंने रीलॉन्च किया लिस्टरीन को।
एक जर्म्स जो होते हैं जो माउथ कॉजिंग जिससे बैड ब्रेथ होता है उसके क्योर के लिए इसको लॉन्च किया गया। हेलिटोसिस बोलते हैं इस बीमारी को। और जब तब लेकर के आए, आज भी लिस्ट्रीन को एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट फॉर बैड ब्रेथ की तरह यूज करते हैं। इसलिए नहीं कभी पोजीशन किया गया, भारत है ये, भारत में ये नहीं बोलेंगे कि आपको किसी लड़की को किस करना है तो पहले लिस्ट्रीन यूज करो ना, आज भी नहीं करते वो। तो ये कस्टमर को पहचानने के तरीके हैं। आज कई बार ये भी होता है, इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि भाई आज ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, लेकिन इसकी तैयारी अगर मैं सस्ते में कर लूँ आज से कुछ कुछ साल के बाद चल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज कहानी, आज बहुत सारी केस स्टडी देने वाला हूँ, इतनी लर्निंग, इतनी सारी केस स्टडी, इतनी स्पीड से। इसमें एक एक केस स्टडी में, एमबीए में एक एक लेक्चर में एक केस स्टडी नहीं दे करा पाते हैं। मैं आपको कम से कम 20 कहानियां केस स्टडी सुनाऊंगा आपको आज मैं ही। एक है टाइमिंग बेस्ड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव अडॉप्शन। इसमें मैं बिस्लरी की कहानी सुनाऊंगा। बिस्लरी आज सिनोनिम है पानी के साथ में। बिस्लरी, सिग्नर बिस्लरी नाम के आदमी ने लॉन्च किया था, इटालियन केमिस्ट था, बाद में बिजनेसमैन बन गया था, इटालियन केमिस्ट है। और उस समय इसको उन्होंने लॉन्च किया था कि अल्कोहल की रेमेडी थी कि हैंगओवर हो जाए तो बिस्लरी पी लो, क्योंकि इसके अंदर सिंकोना हुआ करता था जो हर्ब्स एंड आयरन सॉल्ट्स के साथ हुआ करता था। जब इंडिया लेकर के आए कि भाई तुम्हारे को शराब पीने के बाद हैंगओवर हो तो बिस्लरी पी लो, तो फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो शराब पीते हैं चढ़ाने के लिए कि भाई चढ़ नहीं रही, मेरे को थोड़ा और दे और दे। दुनिया भर में लागर बियर होती है, इंडिया में सुपर स्ट्रांग बियर होती है। इंडिया ऐसा देश है जहां जब तक बियर भी सुपर स्ट्रांग नहीं करो खरीदेगा नहीं। क्यों? बियर पी के चढ़ी नहीं, शौक के लिए नहीं पी रहा, वो चढ़ाने के लिए पी रहा है। और उन दिनों इंडिया में चाय और पानी चलता था, शराब इतनी चलती भी नहीं थी, तो नशा उतारे किसका वो। तो बिस्लरी का प्लांट सेटअप 1965 में इन्होंने किया। तब इन्होंने बाद में पानी का प्लांट किया 1965 में सेटअप, फिर से फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम पे पानी अबंडेंस में अवेलेबल था, लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा था, और लगा क्या पानी कौन खरीदेगा। तो इन्होंने क्या किया, फिर फॉरेन टूरिस्ट को टारगेट करना शुरू किया, 5 स्टार होटल्स को टारगेट करना शुरू किया, रिच एफ्लुएंट फैमिलीज को टारगेट करना शुरू किया, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को टारगेट करना शुरू किया। बहरहाल ले देकर के नहीं चल पाया, बिस्लरी फ्लॉप हो गया। तब जो मैं बता रहा हूं, कस्टमर का आने वाले बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना। 4 लाख रुपए में रमेश चौहान जो पार्ले के मालिक थे, इन्होंने बहुत सस्ते में वो प्लांट खरीद लिया और बोला कि जब तक मैं पार्ले का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करता रहूंगा, बिस्लरी को ठंडा ठंडा रहने दो, चलने दो। और आगे चल के जैसे ही टाइमिंग बेस्ड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी होगी तो कस्टमर के बिहेवियर को पहचान गए थे। उन्होंने बिस्लरी की सारी रिसर्च कर ली थी, और लेटर जैसे ही राइट टाइम आया, वाइल्ड फायर की तरह बिस्लरी स्प्रेड हुआ। आज ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी। पार्ले के साथ में ये रिनाउंड ब्रांड बन गया, और इतना रिनाउंड हो गया कि बाद में बेलसरी, ब्रेसली, ऐसे अलग अलग प्रकार के फेक प्रोडक्ट भी बिस्लरी के आने लगे। देखो, फेक भी उसी का आता है जिसका बहुत नाम हो जाता है। तो कस्टमर को पहचानने के अलग अलग तरीके बता रहा हूं। आपको पास कौन सा काम आएगा, ये पूरी नॉलेज होनी जरूरी है, ये कहानियां समझनी जरूरी है, ब्रांड्स कैसे ग्रो करें वो कहानियां समझनी जरूरी है, जिनमें से कोई चीज़ आप पिकअप करोगे। देखो, एक ब्रांड है फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली पहले विटामिन फॉर्मूला क्रीम की तरह 1970s में इंडिया में आया, और अवेयरनेस किसी को थी नहीं विटामिन क्रीम की। विटामिन C चेहरे पे लगाया जाता है, विटामिन C कंज्यूम भी किया जाता है बॉडी के अंदर, और चेहरे पे भी बहुत लगाया जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं थी है। और 1970s में किसको पता था विटामिन फॉर्मूला, तो ये नहीं चल पाया। और इंडियन उन दिनों इन्होंने ऑब्जर्व किया, मार्केट रिसर्च किया, और समझ में आया कि इंडिया में गोरा दिखना कितना इंपॉर्टेंट है, कि काली लड़की अगर हो तो उसकी शादी नहीं होती, नौकरी नहीं लगती, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। बल्कि इतना ऑब्सेशन था कि हमारे यहाँ तो बच्चे भी गुड़िया गोरी खरीदते हैं, काली नहीं खरीदते। इनफैक्ट जब बच्चे कैरम भी खेलते हैं तो कैरम में काली गोटी के 10 नंबर और सफेद गोटी के 20 नंबर होते थे। इन्होंने बॉलीवुड को स्टडी किया, बॉलीवुड में देखा ऑब्सेशन विद फेयर स्किन इतना ज्यादा था कि गाने भी ऐसे ही बनते थे, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग, जैसे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, हाँ गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरी है कलाइयाँ। गाने भी वैसे ही बनते थे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। मतलब इतना आदमी मरे जा रहा है कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जस्टिफाई करना पड़ रहा है। ओ गोरी गोरी ओ बाकी छोरी कभी मेरी गल, तो कितने सारे गाने वो उन्होंने जब वो देखा ये कि गोरिया रे मेरा दिल चुरा। मैं गोरी पे याद करूं तो कितने गाने मैंने बचपन में सुने हैं। हाँ, गोरिया चुराना मेरा चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली। तो फेयर एंड लवली को समझ में आया कि फेयरनेस डार्क कंप्लेक्शन के ऊपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन फॉर्मूला क्रीम का नाम बदल के फेयर एंड लवली क्रीम रख दिया। इतना मैसिव हिट हुआ कि यूनिलीवर ने बाद में मेलानिन सप्रेसर, जो एक मेलानिन जिससे गोरापन रहता है, उस केमिकल को फेयर एंड लवली के साथ में पेटेंट इन्होंने करा लिया। और 80% मार्केट शेयर फेयरनेस क्रीम का कैप्चर कर लिया। बाद में मल्टीविटामिन, एंटी मार्क्स, विंटर केयर, नेचुरल ग्लो, आयुर्वेद, सन प्रोटेक्शन, फेयर, कितने सब में घुस गए। लेकिन एक समय आया कि किसी एक लड़की ने बैंगलोर में इनके ऊपर केस कर दिया।
और इनके ऊपर ऑनलाइन बैकलैश बहुत आया, रेसिज्म का बैकलैश आया कि गोरे काले में भेद करने का बैकलैश आया। यूनिलीवर ने बाद में फेयर वर्ड ड्रॉप किया फेयर एंड लवली से, ब्लैक इज ब्यूटीफुल कैंपेन लेकर के आया। तो जैसे जैसे मार्केट बदली वैसे वैसे बदले, तो फेयर एंड लवली का नाम बदल के कर दिया उन्होंने ग्लो एंड लवली। तो कैसे कैसे मार्केट को समझा और तब भी बहुत आगे रहे, आज भी बहुत आगे हैं। एक बात आपको बता देता हूं, बीच बीच में याद जरूर दिलाऊंगा कि महंगी चीज़ों पर जितना डिस्काउंट लगा दो महंगी लगती हैं। 50% डिस्काउंट के बाद भी ज़ारा की जैकेट महंगी लगती है, लोगों की जेब ठंडी कर देती है। नाइकी के एक जूते में महीने की सैलरी खराब हो जाती है। तो पढ़ाई भी इतनी महंगी है कि कोर्स के चक्कर में स्टूडेंट कंगाल हो जाता है। आज की केस स्टडी सुन के आप कहेंगे कि इसके मैं पैसे भी दे सकता हूं, इतनी केस स्टडी दे रहा हूं, इतनी केस स्टडी दे रहा हूं। मैं पैसे ले नहीं रहा इस 10 डे एमबीए में, लेकिन आप पैसे अगर मैं ले लेता तो भी आप खुश होते, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं आपको। ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको मार्केट रिसर्च के, अब मैं सक्सेस बताए कुछ फेलियर ही बताता हूं। फेलियर कैसे होते हैं? देखो, अगर डिमांड अगरबत्ती की है और आप सप्लाई चाय पत्ती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर डिमांड बटर की है, आप सप्लाई मटर करोगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर डिमांड पेंसिल की है, आप सप्लाई यूटेंसिल करोगे तो गलत हो जाएगा। कस्टमर डिमांड का रिप्लाई और आपका सप्लाई मैच होना चाहिए। कस्टमर की डिमांड का क्या रिप्लाई है और आपका क्या सप्लाई है। हाँ, अनुमान मत लगाओ, रिसर्च करो, अच्छे बच्चों की तरह बने रहना। अब बताऊंगा मार्केट रिसर्च के वो फेलियर जिससे कस्टमर के मूड को जो ठीक से नहीं समझ पाया बर्बाद हो गए। पहला एग्जांपल देता हूं मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स ने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर दी गलती से। मैकडॉनल्ड्स को थोड़ा सा फीडबैक क्या मिला कि आपके खाने में बहुत कैलोरी है, बहुत कैलोरी, हाई फैट मील है, हाई फैट मील है, बर्गर फ्रेंच फ्राइज। इसने कहा मैं हेल्दी सैलेड लेके आता हूं। मैकडॉनल्ड्स ने उसको लगा आइडिया बड़ा अच्छा होने वाला है और इसको मैं कैपिटलाइज करता हूं, राइजिंग ट्रेंड है इस समय हेल्दी लिविंग का, सैलेड लेकर के आया मैकडॉनल्ड्स। और कस्टमर ने को सैलेड पसंद नहीं आए, क्योंकि कस्टमर मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंच फ्राइज और बर्गर के लिए जानता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सैलेड पसंद नहीं आ रहे, चलो सैलेड को और टेस्टी बनाते हैं। उन्होंने उसमें कई फ्लेवर ऐड कर दिए, सॉसेज ऐड कर दी, ड्रेसिंग्स ऐड कर दी, फ्राइड चिकन और मीट ऐड कर दिया। फर्क क्या पड़ा, ड्रेसिंग सारी और सॉसेज ऐड करने के बाद सैलेड जो है ना उनका, उसकी कैलोरी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से भी ज्यादा हो गई। सैलेड की कैलोरी ज्यादा हो गई। अनफॉर्चुनेटली सैलेड इनके लिए बहुत बड़ा वर्स डिसीजन रहा। इनके जो है बाद में रिसर्च ने बताया इनका फोकस गलत हो गया था, आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लिया। और क्या बोला, जो क्रिस थे इनके प्रेसिडेंट और सीईओ मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन के, वो बोले कि हेल्दी सैलेड हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमारा मार्केट रिसर्च का फेलियर था, वर्स्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। हेल्दी सैलेड को उन्होंने डिसकंटिन्यू किया और बर्गर फ्राइज आज तक चल रहे हैं इनके, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी है। इसको बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। आप ब्रांड को एक्सटेंड करके कोई नई चीज लेके आओगे, गड़बड़ कर जाओगे। आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करते। कोलगेट ने भी ये गलती करी थी। कोलगेट फ्रोजन फूड में आ गया। जब कोलगेट फ्रोजन फूड में आया, लोगों को लगा, कोलगेट ने सोचा रात को ब्रश करने से पहले ये पहले कोलगेट खा ले, फिर कोलगेट से ब्रश कर ले। लोगों ने कहा यार ये क्या बकवास है? कोलगेट कोई खाने की चीज थोड़ी है। कोलगेट को तो कितनी भी टेस्टी क्यों ना थूकना ही होता है। तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए, ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं कर पाए, और ये ब्रांड एसोसिएशन एक्सटेंड नहीं हो पाया, जिसके कारण सारा फ्रोजन फूड बर्बाद हो गया। आज एमबीए के प्रोफेसर इसको क्लासिक लेसन बताते हैं मार्केट रिसर्च और ब्रांड एक्सटेंशन में, कि कस्टमर रैडिकली आपके ब्रांड को शिफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है उससे अचानक शिफ्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा बिजनेस हूं और बड़ा बिजनेस कंपनी में जीन्स बेचना शुरू कर दूं, दिक्कत हो जाएगी। मैं बड़ा बिजनेस के खाने के पैकेट बेचूं कि ये जी हम बेच रहे हैं बड़ा बिजनेस सैलेड, ये क्या बकवास है? आपका आइडेंटिटी बड़ा बिजनेस है। मार्केट रिसर्च फेलियर में आइडेंटिटी के अंदर एक और उदाहरण देता हूं आपको, पतंजलि का। पतंजलि परिधान स्टोर आए, सब कुछ बेच रहे थे, सैफरन लंगोट से लेके संस्कारी स्कर्ट तक। और जो जीन्स है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये पतंजलि की जीन्स लेकर के आए। और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, स्वदेशी जीन्स, सैफरन लंगोट, संस्कारी स्कर्ट। सो पतंजलि जो है ना, उसने इंडियनाइज्ड वर्जन लाने की कोशिश करी। अब पतंजलि का कस्टमर कौन है पहले समझो। देखो, जो लोग लिवाइस पहनते थे वो पतंजलि की जीन्स कभी नहीं पहनेंगे, उनको लिवाइस ही पहननी है। और जो पतंजलि का कस्टमर था वो धोती कुर्ते पजामे वाला था, वो जीन्स वैसे भी नहीं पहनता था। तो ये लिवाइस का कस्टमर ला नहीं पाए, अपने धोती और कुर्ते पजामे वाले कस्टमर को जीन्स पहना नहीं पाए, ये बीच में अटक गए, फंस गए। तो ये इनकी आइडेंटिटी ही नहीं थी। एफएमसीजी में, खाने पीने की चीजों में ये किसी को भी टफ कंपटीशन दे सकते थे, नेस्ले को भी, कोलगेट को भी, क्योंकि फूड कैटेगरी शॉपर्स बोले कि भाई फूड कैटेगरी में हमारे को विश्वास है बाबा जी पे, क्योंकि बाबा जी के पास में नॉलेज है योगा का, हर्बल मेडिसिन का, तो हम पतंजलि के खाने के आइटम ले सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं, पतंजलि की जीन्स नहीं पहनेंगे। तो पतंजलि ने यही गड़बड़ कर दी कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में सस्ती जीन्स लोगों तो और भी मिल रही थी। तो पतंजलि जहां पे गया वहां पे इनका कस्टमर इनके पास आया नहीं, क्योंकि उसको जीन्स की आदत नहीं, और जो जीन्स पहनने वाला है वो ये बोलता था कि भाई मुझे ऑर्गेनिक जीन्स नहीं चाहिए, मैं डिस्काउंट का वेट कर लूंगा लिवाइस के। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बोला लिवाइस पे डिस्काउंट का मैं 1 साल वेट कर लूंगा, लेकिन पतंजलि की जीन्स नहीं पहनूंगा, तो बीच में आगे फंस गए। तो अपनी आइडेंटिटी के को मार्केट रिसर्च करना चाहिए। हार्ले डेविडसन भी एक बार हार्ले डेविडसन की बिस्किट ले आया, कुकीज ले आया, फेल हो गया।
वर्जिन एयरलाइंस, आप जानते हैं वर्जिन एयरलाइंस के ऊपर मैंने केस स्टडी भी बनाई हुई है। वो लड़कियों के कपड़े ले आया, वाटर प्यूरिफायर ले आया, नहीं चलेगा। कैडबरीज चॉकलेट एक बारी कैडबरीज के आलू ले आया, मैश्ड पोटैटो, कहां चलेगा। लीवाइस जीन्स एक बार लीवाइस के सूट भी ले आया, कोट पैंट लीवाइस के। अब लीवाइस को जीन्स के लिए जानते हैं, कोट पैंट के लिए नहीं। इसीलिए मैगी नूडल्स का मैगी पास्ता नहीं चलेगा, सैमसोनाइट लगेज का सैमसोनाइट जैकेट नहीं चलता, चीटोस चीज बॉल्स का चीटोस लिप बाम नहीं चलता। ये कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने गलतियां करी और इन गलतियों से आपको सीखने को मिलता है, और जिनको मैं क्रिस्प करके, मैं सैकड़ों हजारों दिनों की पढ़ाई को क्रिस्प करके 10 दिन में लेकर के आया हूं। मैं न सिर्फ वो बताता हूं जो करना जरूरी है, बल्कि वो भी बताता हूं जो नहीं करना चाहिए। जैसे आपको लास्ट तक बने रहना और कहीं नहीं जाना, क्योंकि आगे समझाऊंगा आपको मैं कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होती है? कस्टमर सेंट्रिसिटी है कस्टमर के दृष्टिकोण से देखना। ओयो जो है हमारे यहां, हमारे देश का ब्रांड, उसने होटल इंडस्ट्री को किल नहीं किया। होटल की लिमिटेड अवेलेबिलिटी और प्राइस ऑप्शंस नहीं होने के कारण बर्बाद हुआ। अमेज़न ने जाके रिटेलर्स को बर्बाद नहीं किया, रिटेलर्स ने कस्टमर सर्विस नहीं दी इसलिए बर्बाद हुआ। इसको बोलते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी। उबर ने टैक्सी के धंधे खत्म नहीं किए, टैक्सी अवेलेबल नहीं थी, लिमिटेड टैक्सी थी, फेयर कंट्रोल करते थे इसलिए हुआ। तो मार्केट रिसर्च को समझो पहले। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हो तो मार्केट रिसर्च को समझते हो। मार्केट रिसर्च किया तो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जैसे क्या होता है कि जब मोबाइल में, मैं भी मोबाइल यूज करता हूं, नया वर्जन आता है, हम तुरंत फोन अपडेट पे लगा देते हैं, कोई नया फीचर मिस ना हो जाए, अरे भैया नया अपडेट ले लो। तो पीछे रह के कौन पछताना चाहता है? तो पहले शैम्पू को सिर्फ सैशे मिलते थे, डव ने उसमें कंडीशनर भी अटैच कर दिया, कुछ नया किया। पहले सिर्फ नॉर्मल ओट्स आते थे, अब उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर दिए। और ये सिर्फ रिसर्च से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि वो आपको अवेयर कराता है। इसीलिए डिसीजन गेस करके नहीं, रिसर्च करके लो। अब आपने रिसर्च किया, अब आप प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हो। ये आपका दूसरा अध्याय आज का। प्रोडक्ट डेवलप कैसे करते हो? आप डिजाइन थिंकिंग के थ्रू करते हो। सो प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए डिजाइन थिंकिंग की सोच ये एप्पल ने शुरू करी थी। डिजाइन थिंकिंग, हाँ, पहले उससे पहले आपको समझना पड़ेगा MVP, जो मैंने कल भी थोड़ा बताया था, MBVP, मिनिमम बिजनेस वायबल प्रोडक्ट, कल इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि जो मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट होता है, ये इसमें आपको ये चेक करना होता है कैसे पता चलेगा कि मिनिमम वायबल है कि नहीं है। यानी मिनिमम वायबल का मतलब कम से कम ये कस्टमर को हमने ये देख लिया ये वायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। वो इससे पता चलेगा कस्टमर इसको बार बार खरीदने को तैयार है, यूज करने को, रिपीट कर करके यूज करने को तैयार है। उसका डेटा कलेक्ट करना होता है कि कस्टमर इसको इस्तेमाल करते हुए कितना एंगेज हो रहा है, जो भी चीज आपने लॉन्च करी कितना एंगेज हो रहा है, क्या वो आपके प्रोडक्ट की एडवोकेसी मतलब वकालत करने को तैयार है सड़क पे। तो वो डेटा कलेक्ट करना है और उससे आपको ट्रेंड मिलने शुरू हो जाएंगे, ताकि आप इसको आगे लेके जा सके। एक ही तरीका है, सबसे ज्यादा तेज सीखो तभी सबसे ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो वो डेटा से सीखोगे कि कस्टमर क्या कह रहा है। गलतियां जो करी है, गलतियों से नातेदारी नहीं, उसको सुधार करके समझदारी है सही। आप कहो कोई आसान तरीका बताओ, मैं आपको 8 चीजें बताता हूं फटाफट से कि कस्टमर्स का डेटा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे लोगे। पहला, एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको एक बार पढ़ लो। दूसरा, जो लोग बेच रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज, इंटरनल स्टेक होल्डर, उनको इंटरव्यू करो कि बेचते वक्त उन्हें क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। तीसरा, जब कस्टमर खरीद रहा हो और खरीद के यूज करते वक्त उसे कोई पेन या गैप आ रहा है। चौथा, कस्टमर के जितने टच पॉइंट्स हैं खरीदते वक्त, जितने भी टच पॉइंट है, टच पॉइंट क्या होते हैं? खरीदते वक्त आपके बारे में, ब्रांड के बारे में देखता है, सर्विस के बारे में देखता है, आपकी एड्स देखता है, सब कुछ देखता है। पांचवा, कस्टमर के हो सके तो घर जाकर के मिलो जब वो यूज कर रहा है उन दिनों। छठा, आप इंटरव्यू कर लो 10 12 15 कस्टमर्स के इकट्ठे। सातवां, कंपटीशन को एनालाइज कर लो। आठवां, फीडबैक फॉर्म्स लो। फीडबैक फॉर्म्स कैसे लोगे? फीडबैक लोगे आप यूजर की रेटिंग से ले सकते हो, यूजर के एंगेजमेंट से, ऐप कितनी डाउनलोड हो रही है, रिटेंशन, रीपरचेज कैसा है, जितने यूजर हैं उनमें से कितने यूजर एक्टिव हैं। जैसे मान लो आपके पास में 10,000 कस्टमर है, 10,000 में से एक्टिव कस्टमर कितने हैं जो बार बार आते हैं, उसमें से पेइंग कस्टमर कितने हैं, और एवरेज रेवेन्यू कस्टमर कितना आ रहा है। ये सब जब आप डेटा चेक करते हो ना, मैं भी इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी किया। मैंने एक BB कोच लॉन्च किया था, बड़ा बिजनेस कोच, जिसमें आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा लॉन्च किया था। तो कस्टमर के लिए मैंने और वैल्यू क्रिएट किया, क्योंकि कस्टमर ने मुझे फीडबैक दिए कि हम बिजनेस प्रॉब्लम की एक्यूरेट सोल्यूशन दे फिंगर टिप्स पे। तो मैंने क्या चीजें ऐड करी, जैसे मैंने अपने आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा को और कॉन्वर्सेशनल बना दिया। अगर आप ठीक से सवाल नहीं पूछ पा रहे तो मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा। मैंने उसको मल्टी लैंग्वेज कर दिया, और अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, मैं उसको स्पीच टू टेक्स्ट कर रहा हूं कि आप लिख नहीं पा रहे तो आप ऑडियो में बोल दो, अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा एक वायबल प्रोडक्ट बना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना। आज वो मैंडेटरी प्रोडक्ट बन गया है। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं डिजाइन थिंकिंग की तरफ। डिजाइन थिंकिंग मैंने बताया था एप्पल ने शुरू किया था। जैसे स्वेटर में हुडी जोड़ दिया ताकि एक्स्ट्रा कैप ना खरीदनी पड़े। जैसे फूड आउटलेट्स ने माइक्रोवेव कंटेनर के अंदर खाना डिलीवर करना शुरू कर दिया ताकि खाना गर्म का गर्म मिल जाए, हाँ, आपको एक्स्ट्रा तकलीफ ना लेनी पड़े। हाँ, जैसे डिजाइन में कस्टमर की कन्वीनियंस का जब गुण होगा तो डिमांड 2 गुना होगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। हाँ, तो डिजाइन थिंकिंग मतलब एम्पैथी के साथ सोचना।
एम्पैथी के साथ समझना डिजाइन थिंकिंग को। जो स्टीव जॉब्स कहते थे डिजाइन ये नहीं है कि क्या दिख रहा है, डिजाइन का मतलब है काम कैसे करता है प्रोडक्ट, काम कैसे करता है प्रोडक्ट है क्या। कई लोग डिजाइन को खाली डिजाइन समझते हैं, बाहरी डिजाइन। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग के लिए एकदम बिगिनर माइंडसेट से शुरू करो। एकदम ऐसे सोचो जैसे मुझे कुछ नहीं आता। तो उसमें अपने आप से सवाल करो, अजम्पशंस के साथ मत चलो, खूब सवाल करो। सवाल करने का तरीका क्या है, इसको बोलते हैं वाई वाई एनालिसिस। वाई 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 वाई, जितना वाई वाई एनालिसिस, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका वाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सब जब चीजें अपने आप से सवाल करना शुरू करोगे तो समझोगे कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना ना सॉल्व कर पाए कभी भी। तो ये आप प्रॉब्लम जब तक पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं होगी बात बनेगी नहीं। फोकस यूजर रहना चाहिए आपका, यूजर को सेंटर में रखना है, कस्टमर को सेंटर में रखना है। तो फिर से बताता हूं आपको इस चैप्टर का लेसन क्या है, वाई वाई। जितना जरा पूछोगे ये क्यों 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 क्यों, तो एक्चुअली कारण के पीछे का कारण, रीजन के पीछे का रीजन। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, बिना एग्जाम्पल के बाद समझाने में मजा नहीं आएगा। जैसे हमने सोचा कि हम यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए कोई फूड प्रोडक्ट, फूड रेंज बनाना चाहते हैं, पर पहले हमने जाकर देखा उनकी लाइफ कैसी है। तो हमने क्या देखा, एक लड़की को लिया तो वो हेल्दी खाना नहीं खा रही। तो आपका सवाल होना चाहिए भाई हेल्दी खाना क्यों नहीं खा रही। तो जवाब में क्या पता चला, क्योंकि वो टेक अवे से मंगाती है, रेस्टोरेंट से मंगाती है। अब आपको अगला सवाल क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है भाई, फिर से भाई रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है, क्योंकि उसका फ्रिज और कबर्ड खाली पड़ा हुआ है, उसके पास खाने को है नहीं घर पे, इसलिए रेस्टोरेंट से मंगाती है। तो अगला सवाल क्या आना चाहिए, उसका फ्रिज और कबर्ड खाली क्यों है, वाई। ओहो, उसका फ्रिज और कबर्ड खाली इसलिए है क्योंकि वो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जा नहीं पा रही है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा रही है। तो पता चला कि ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसके पास सुपरमार्केट जाने का टाइम ही नहीं है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, सुपरमार्केट पे जाने का टाइम क्यों नहीं है। तो जवाब आया क्योंकि उसके वर्क आवर्स बहुत लंबे हैं। तो ओ, जब आपने 4 5 6 बार वाई वाई किया तो रूट कॉज समझ में आया, लैक ऑफ टाइम। तो सोल्यूशन क्या होगा, एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। तो अब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हम। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, वर्किंग प्रोफेशनल नीड्स क्विक कन्वीनियंट सोल्यूशन फॉर ईटिंग हेल्दी। तो सोल्यूशन निकल करके आया। इसको बोलते हैं वाई वाई। जितना जरा सवाल करोगे, कस्टमर एम्पैथी उतनी समझ पाओगे। ये लगे रहना मेरे साथ में। आज का सेशन थोड़ा 1.5 घंटे से लंबा लूंगा क्योंकि आज मैं स्टोरीज ज्यादा दे रहा हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं भागने में नुकसान है, भाग लेने में, भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, और भाग जाना, भाग लेने में बहुत फायदा है आपका। कर रहा हूं मैं आपके फायदे की बात, सीख लिया, सुधर जाएंगे सारे हालात। तो जब ये वाई वाई एनालिसिस कर रहे हो तो सोल्यूशन पे आइडिएट करो, ब्रेनस्टॉर्म करो टीम के साथ, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, अकेले मत करो। बेस्ट वर्स्ट आइडिया कॉन्टेस्ट रन कर दो अपनी टीम में। स्टोरी बोर्डिंग करो, पूरी स्टोरी बोर्डिंग करो, कस्टमर ऐसे खरीदेगा, ऐसे यूज करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा, उसको ये मजा आएगा, ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। अपनी अजम्पशंस को सवाल करो, अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करो। जो आपने एज्यूम किया है ये लॉन्च करूंगा, उसको भी सवाल करो, उसको भी खूब सवाल उठाओ, उसके ऊपर भी देखो कि वेयर कैन आई गो रॉन्ग, मैं कहां गलती कर सकता हूं, कस्टमर को सेंटर में रख के। तो जब आप प्रोटोटाइप बना लोगे ना, फिर उसके बाद छोटे से कस्टमर बेस के साथ या अपनी टीम के साथ उसको शेयर करो। ये एक्सपेरिमेंटल फेज है आपका। हाँ, हो सकता है एक्सेप्ट हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है इंप्रूव करना, हो सकता है री एग्जामिन करना हो। तो ये गाइडलाइंस हैं आपके लिए लेकिन ये नहीं है कि बैठे रह जाऊं, शुरू कर दो बनाना। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। डोंट स्पेंड टू मच टाइम, बस यूजर को माइंड में रख के बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, कस्टमर को सेंटर में रखो, आपको इश्यूज मिलते जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट इंप्रूव होता रहेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए यह है कि मुझे मालूम है 1.5 पौने 2 घंटा बैठना आसान नहीं होता है। आप चकदे में शाहरुख खान ने 70 मिनट मांगे थे, मैं आपसे 10 दिन मांग रहा हूं, और 10 दिन की लर्निंग एक तरफ है और आपकी पूरी 1 जन्म की लर्निंग या 10 जन्म की लर्निंग कह दूंगा एक तरफ है। हाँ, तो जब आप बनाते हो, जब आप ये डिजाइन थिंकिंग करते हो, मैं आपको एक इससे कोई स्टोरी सुनाता हूं। आपको एयरबीएनबी की कहानी से शुरू करता हूं। एयरबीएनबी क्या है आपको पता है, हमारे जैसे ओयो है, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है पर सिमिलर चीज है। बिगेस्ट ऑनलाइन रेंटल है, होम का, होटल का, अपार्टमेंट्स का, होम स्टे अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज्यादा बेचता है। तो जब ये शुरू हुआ ना एयरबीएनबी, इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता था, लोग आते थे, पर इन कन्वर्ट नहीं होते थे, कन्वर्जन नहीं होता था, लोग इनके प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज नहीं करते थे। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो समझ में आया कि कॉमन पैटर्न है कि जो पिक्चर्स अपलोड करी हुई स्मार्टफोन से खींच के घरों के लोगों ने पिक्चर अपलोड की है कि भाई हम किराए पे अपना घर चढ़ा रहे हैं, आ जाओ। अब वो फोटो के अंदर क्वालिटी और नीटनेस आती नहीं थी क्योंकि मोबाइल से खरीदा हुआ था और पूरा घर दिखाया नहीं हुआ था।
और लोगों को आइडिया नहीं पता चलता था मैंने रुकना कहाँ पे, रहना कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, बैल्कनी कहाँ है, वॉशरूम कैसा है। क्योंकि थोड़ी बहुत पिक्चर डालते थे मोबाइल से खींच के और लोग, ट्रैफिक आता था वेबसाइट पे, लेकिन कमरे किराए पे चढ़ते नहीं थे, बुकिंग होती नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्केलेबल सोल्यूशन लेकर के आते हैं प्रोफेशनल एचडी कैमरास का। और रीजन वाइज, शहर वाइज इन्होंने एक टीम खड़ी कर दी कि जिसको भी चढ़ाना हो उसके लिए एक बार शुरू में पहले सपोर्ट के लिए फोटोग्राफ खींचेंगे वहाँ पे, और कस्टमर की अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स को लिस्ट करेंगे और ब्यूटीफुल हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लिस्ट करेंगे। बस एक ही हफ्ते के अंदर इनके रेवेन्यू हर हफ्ते डबल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर घुसे थे, है ना, अंदर घुसे। नहीं तो क्या करते गलती, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता, फिर कन्वर्ट नहीं होता, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता, कन्वर्ट नहीं होता, बहुत नुकसान में चले जाते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में एक सोशल सर्विस की टीम आरंभ, जिसने बहुत बढ़िया काम किया। क्योंकि जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे, इंडिया में बहुत खराब हालत होती है। ना लिखने पढ़ने के लिए टेबल होती है सरकारी स्कूलों में, ना स्कूल बैग्स होते हैं, ना कुर्सी होती है। उसके चक्कर में वो ज़मीन पे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, आंखें कमज़ोर हो जाना, पुअर आई साइट हो जाना, हैंड राइटिंग साफ नहीं आना। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमें क्या प्रोडक्ट लेकर के आए जो इकोनॉमिकली वायबल हो और बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर सकें। तो आरंभ ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझा और बच्चों को देखा कैसे बैठेंगे, उनके लिए कैसे काम चलेगा। तो गत्ते इन्होंने कार्टन्स, कॉर्पोरेट से, रिटेलर से, कॉर्पोरेट हाउसेज से, रिटेल आउटलेट से यूज्ड कार्टन्स देने शुरू करे, गत्ते के कार्टन होते हैं ना, और उनको फोल्ड करके एक पोर्टेबल राइटिंग डेस्क बना दिया। तो फिर इन्होंने सोचा इससे अभी स्कूल बैग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो डेस्क तो बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उसी को ऐसा चेंज किया कि उसी से ही इन्होंने उसको फोल्ड करो तो स्कूल का बैग बन जाए, उसमें किताबें डाल दो, और जब स्कूल में बैठे तो उसी को फोल्ड करें दोबारा तो वो टेबल बन जाएगी, उसमें बैठ करके लिख सके। तो बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी हुई, कमर भी सीधी रहने लगी और उनकी आई साइट भी ठीक रहने लगी। और इन्होंने क्या किया, ये सारा का सारा इन्होंने 14 रुपए के अंदर बिल्ड कर दिया। आप यहाँ सामने प्रोटोटाइप देख सकते हैं, इसको स्केल किया बाद में, और यही इनका डेस्क भी बन जाता था, वही बच्चों का बैग भी बन जाता था, बच्चे इसको टांग करके भी जाते थे, और टांगने के लिए भी गत्ते का रस्सी सा बना दिया उन्होंने। ईजी हो गया उनकी लाइफ। डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू जाते हैं, जब कंज्यूमर एम्पैथी के थ्रू जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ LifeSaving का। भारत के अंदर लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट डिजीजेज हो जाती हैं औरतों को। और क्यों? उसके लिए सरकार फ्री की दवाइयाँ तो दे रही हैं, सप्लीमेंट्स दे रही हैं आयोडीन के, लेकिन औरतें वो दवाई लेने जाती नहीं, क्योंकि औरतें कहती है मेरे को बीमारी थोड़ी है तो दवाई खाऊंगी, लेकिन उनको आयोडीन की कमी हो जाती है। तो रियल चैलेंज था इन औरतों को दवाई दे कैसे इनके मुंह में दवाई डाली जाए, क्योंकि दवाई फ्री में मिल रही है तो भी नहीं खाते। तो इन्होंने औरतों की जिंदगी को स्टडी किया तो देखा कि भारत के अंदर ट्रेडिशनली महिलाएं जो हैं सब बिंदी जरूर लगाती हैं, और जो बिंदी लगाती हैं, बिंदी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिंबल है ब्यूटी का हमारे भारत देश में। तो इन्होंने क्या किया कि उस बिंदी को इन्होंने उठाया और देखा कि अगर 150 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए होती है, उसको बिंदी के अंदर ऐसे सेट कर दिया कि अगर वो बिंदी लगाएगी तो बिंदी से डिस्पेंस होकर के वो आयोडीन बॉडी के अंदर जाएगा। तो उन्होंने कहा दवाई दे दो तो वो नहीं खरीदेगी, बिंदी बांटनी शुरू कर दो तो बिंदी जरूर ले जाएंगे। तो औरतों को जब फ्री बिंदी दी, उन्होंने फ्री बिंदियां लगाई तो उससे आयोडीन उनके अंदर जाने लगा, क्योंकि बिंदी के पीछे लेयर पे आयोडीन चिपका दिया था। और इससे क्या हुआ, ड्रास्टिकली फॉल डाउन हुआ, सारी वो डेफिशिएंसी, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कम हो गए। क्यों? क्योंकि उसको आयोडीन मिलने लग गया। इसलिए इसका नाम रखा लाइफ सेविंग डॉट, एक ऐसी डॉट जो आपकी जिंदगी बचा रही है। तो आपकी भी जिंदगी तभी बचेगी जब आप भी पूरा का पूरा कोर्स अटेंड करोगे और एक बार में अटेंड करोगे। हाँ, एक ही बार में मौका। अभिमन्यु जो थे अर्जुन के पुत्र, चक्रव्यूह वो तोड़ नहीं पाए, मालूम क्यों? क्योंकि माता सुभद्रा बीच में सो गई थी, और सुनते सुनते प्रोसेस के बीच में सो गई। इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ, सोना मत भाई। अगर आपने भी बीच में ले लिया रेस्ट तो बिजनेस के चक्रव्यूह में नहीं कर पाओगे अपना बेस्ट। एक और उदाहरण देता हूँ आपको, ऊबर ईट्स का। ये स्विगी जोमेटो बाद में आए, पहले यूएस के अंदर ऊबर ईट्स आया था, और ऊबर ईट्स ने क्या किया, अपनी ऊबर की टैक्सी के साथ में खाने डिलीवरी का मॉडल बनाया था। उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या डिफाइन करी, लोगों को खाने की ज़्यादा ऑप्शंस मिल सके, एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की जगह कहीं से भी कर सके। दूसरा, रेस्टोरेंट का धंधा बढ़ जाए, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी का धंधा आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तीसरा, जो टैक्सी चलाता है उसको एडिशनल इनकम हो जाए। ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली। लोगों को खाने की ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाए, रेस्टोरेंट जो खाना बेच रहा है उसको डिलीवरी के लिए से और ज़्यादा रेवेन्यू करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जो टैक्सी ड्राइवर है उसको एक और सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। तो उन्होंने इंटरव्यू किए
टैक्सी ड्राइवर्स के इंटरव्यू किए, रेस्टोरेंट ओनर्स के इंटरव्यू किए और कस्टमर्स के इंटरव्यू किए। इंटरव्यू करने के बाद रियल यूजर डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट के साथ जब इन्होंने डिस्कस किया तो इमर्जन टेक्निक लगा के डिजाइन थिंकिंग की। इन्होंने क्या किया, ऑप्शन दिया ड्राइवर को कि अपनी राइड के साथ साथ उसी जर्नी पे वो खाना भी लेके जा सके। तो टेक्नोलॉजी और डिजाइन थिंकिंग को जोड़ के उबर ईट्स ने इस कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स के सोल्यूशन को, डिलीवरी के सोल्यूशन को सॉल्व किया। तब पहली बार उबर ईट्स आया था, उसके बाद यहां पे स्विगी जोमेटो वगैरह आए। ये डिजाइन थिंकिंग ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट है ना कि आपने अपने प्रोडक्ट को नहीं बदला लेकिन सर्विस की छोटी सी चीज बदली। मेरी अगली कहानी में पिल पैक दवाई घर पे भेजने वाली एक कंपनी थी और बाद में एक छोटे से इंप्रूवमेंट के कारण डिजाइन थिंकिंग के ये कंपनी आज से कई साल पहले $1 बिलियन में बिकी अमेजॉन के पास। पिल पैक जो है दवाई खाने के तरीके को कस्टमर की जिंदगी में घुस के उसको सॉल्व किया। मैं समझाता हूं आपको। हर 7 में से एक आदमी भारत में ऐसा है जो दिन में कम से कम 3 बार दवाई खाता है और उसमें से 40% पेशेंट्स ऐसे हैं जो WHO बताता है जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एग्जैक्टली खाते ही नहीं है, भूल जाते हैं, कुछ छूट जाता है, कुछ मिस हो जाता है। और खासतौर से एक उम्र के बाद जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको सारी दवाइयां याद रखना मुश्किल रहता है। ये उस जर्नी में घुसे पिल पैक। और यंगस्टर्स के लिए कई बार प्योर लेजीनेस होती है कि वो दवाई खाना भूल जाते हैं, मल्टीपल मेडिकेशन का हैसल हो जाता है। तो पिल पैक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के कैप्चर करके डिजाइन थिंकिंग अप्रोच से अपनी ब्रांड स्ट्रैटेजी को बदला इन्होंने। इनको बहुत रिव्यूज मिले इनके बिजनेस मॉडल में। क्या चेंज किया था, 2014 के अंदर टाइम्स मैगजीन ने पिल पैक को साल का सबसे अच्छा इन्वेंशन माना था। और एक छोटा सा चेंज किया, दवाइयां नहीं बनाई इन्होंने, दवाई खिलाने के तरीके को बदला। इसको अमेजॉन ने $1 बिलियन में 2018 में खरीदा था। क्या किया इन्होंने, DTDPD, बस ये फॉर्मूला था इनका, DTDPD, यानी कि एक छोटा सा पैकेट बनाएंगे और उस छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट बनाएंगे और उस पैकेट के अंदर टोटल मिला के 5 चीजें लिखेंगे। पहला डी का मतलब है डे, किस दिन, फॉर एग्जांपल सोमवार के दिन। उसके बाद है टाइम मतलब पैकेट पे लिखा होगा सुबह 8 बजे। फिर लिखा होगा डेट मतलब कि तारीख क्या है उस दिन, 12 अगस्त। फिर लिखा होगा पिल, कौन कौन सी पिल खानी है, उस पिल के नाम होंगे। फिर लिखा होगा डोजेज मतलब कितनी गोलियां खानी है। DTDPD, डे, टाइम, डेट, पिल और डोजेज। ये इन्होंने सॉर्ट करके दवाइयों का पत्ता नहीं भेजा, दवाइयों को काट के छोटे छोटे पैकेट बना करके डोजेज के हिसाब से भेजे। अब इससे आदमी को सारा हैसल खत्म हो गया, कब कौन सी खानी है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, इतना इजी कर दिया DTDPD के साथ में, इस फॉर्मूला के साथ में, कि ये कंपनी को केवल दवाई घर पे पहुंचाने के तरीके में छोटे से चेंज के कारण उस समय $1 बिलियन में बिकी। दवाई सारे ही भेज रहे थे, इनके भेजने का तरीका अलग था। मैं अगली कहानी सुनाता हूं कि कैसे कस्टमर के जीवन में घुसे ओरल बी टूथब्रश का बहुत बढ़िया ब्रांड था, लेकिन छोटे बच्चे 90s में ओरल बी का टूथब्रश नहीं खरीदते थे, यूज ही नहीं करते थे और मार्केट इनकी वहां बढ़ी नहीं रही थी। इन्होंने डिस्काउंट दिए तो भी नहीं चला, फ्री गिफ्ट दिए तो भी नहीं चला, स्कीम्स बनाई तो भी नहीं चला, डिजाइन चेंज किए नहीं चला, कूपन साथ में दिए नहीं चला, खूब मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग करी, एडवर्टाइजिंग करी, नहीं चला। 23% मार्केट शेयर था इनका बच्चों के लिए और वही 23% के आसपास और भी ब्रांड्स का था। तो ये कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, परेशान थे, रुका हुआ था धंधा, वहीं कहीं अटका हुआ था। इन्होंने डिजाइन थिंकिंग का प्रिंसिपल अप्लाई किया। डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, पेरेंट्स को, पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों का डॉक्टर, उसको, डेंटिस्ट को और छोटे बच्चों को, इन सबको इंटरव्यू किया। 6 तरह के इंटरव्यू जिन्होंने किए। इंटरव्यू करके समझ में आया कि जो बच्चे के हाथ में ब्रश है, आप ब्रश को ऐसे पकड़ते हो, बच्चा ब्रश को ऐसे पकड़ता है, ऐसे, और ऐसे पकड़ के करता है तो उसको चोट लगती थी, अंदर चोट लगती थी, जोर जोर से लगता था, पंचिंग, हर्टिंग होता था दांतों में, या गिर जाता था नीचे। इन्होंने क्या किया, उस ब्रश को छोटा किया, ग्रिप को मोटा किया, कलरफुल किया। जब ग्रिप को मोटा किया तो उसके लिए पकड़ना आसान हो गया बच्चे के लिए। एक छोटे चेंज के कारण, इसी चेंज के कारण जो कि इंटरव्यू करके किया इन्होंने, इसको बोलता हूं मैं डिजाइन थिंकिंग, मार्केट शेयर इनका 23% से 72% हो गया और ओरल भी चैंपियन बन गया। पर चेंज कैसे किया, इस चेंज को अपने हिसाब से, अपने इंट्यूशन पे नहीं किया। आपको भी यही सिखा रहा हूं, अपडेटेड वर्सेस आउटडेटेड। सक्सेस का ऐसा सोर्स कहीं नहीं मिलेगा भाई, सारी दुनिया में 10 दिन वाला MBA ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं आपको अगली कहानी पे लेके जाता हूं, डिजाइन थिंकिंग पे। नाइकी ने क्या किया, दुनिया भर में नाइकी का डंका चल रहा था, खूब डंका बोल रहा था। पर नाइकी ने एक क्या चेंज लेकर के आया, ट्रांसपेरेंट शूज लेके आया, ट्रांसपेरेंट पैनल, जिससे अगर किसी को अपनी सॉक्स का दिखावा करना है कि कौन से ब्रांड के अंदर नाइकी की सॉक्स पहनी है तो वो भी दिखाई पड़ सके। तो पूरा जूता ट्रांसपेरेंट था नाइकी का, और वो US में धीरे धीरे फैशन स्टेटमेंट बन गया कि लोगों ने ट्रांसपेरेंट जूते पहनने शुरू कर दिए जिसमें अंदर पैर और अंदर सॉक्स साफ दिखाई पड़ रही थी। अब ये इंडिया में आया, फेल हो गया, क्योंकि इंडिया में लोग छेद वाले मोजे पहनते हैं।
इंडिया में कल्चर फैशन से ज्यादा, जो इंडिया में फैशन कल्चर नहीं, किफायत कल्चर है, पैसा बचाना कल्चर है। मौजों में छेद होता है फिर भी पहनते रहते हैं, मौजे पुराने हो गए फिर भी पहनते हैं, मौजे किसको देखने, मौजे किसको देखने। हमारे यहाँ कल्चर अलग है भारत में। भारत का कल्चर क्या है, यहाँ पे नया सामान इस्तेमाल करने का कल्चर नहीं है। नया सामान घर में पड़ा तो भी नहीं करेंगे, डिनर सेट तब निकलता है घर पे जब मेहमान आते हैं, नई साड़ी तब पहनूंगे जब किसी की शादी होगी, नया सूट किसी फंक्शन में निकालेंगे, नया पर्स पड़ा हुआ अरे ये किसी को गिफ्ट करने के लिए काम आ जाएगा। और छेद वाले मौजे वो तो पहनते ही हैं, और जब मौजा और पुराना हो जाता है तो उसको सफाई का कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले किंग चार्ल्स जो है, किंग चार्ल्स 3, उसने भी छेद वाली सॉक्स पहनी थी। लोग खैर बुरा नहीं माने, लोगों ने उसको खैर वही किया कि अप्रिशिएट ही किया कि यार ये तो बड़ा कम खर्चीला आदमी है राजा होने के बावजूद भी। तब नाइकी वापस गया और भारत में जब जूते लेकर के आया तो स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज लेकर के आया, क्योंकि भारत के लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ हीट ज़्यादा है। केवल नॉर्थ के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे 3-4 महीने सर्दी रहती है, वरना पूरे देश में लगभग गर्मी ही रहती है। तो उन्होंने स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज लेकर के आए। ये क्यों लेकर के आए, कैसे लेकर के आए, इसी को बोलते हैं हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग। तो हमने आज के इन अध्यायों में ये समझा कि अब प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट डेवलप करने के हमने काफ़ी तैयारी कर ली, तो अब क्या कैटेगरी ठीक है कि नहीं है, कैटेगरी मैनेजमेंट, कैटमैन स्ट्रैटेजी, मेरा तीसरा अध्याय आज का। कैटेगरी मैनेजमेंट को बोलते हैं कैटमैन। देखो, छुट्टियों में जब नानी के घर जाते थे आप कभी, या दादी के घर जाते थे, तो क्या होता था, दादी की तो खैर अपने यहाँ रहती है, नानी के घर जाते थे तो सारे कजन एक कमरे में सोते थे और मम्मी, सारी की सारी मम्मियाँ एक कमरे में सोती थी। रेस्टोरेंट खाने जाओ तो भी यही होता है, वेज वाले सारे एक तरफ हो जाते हैं, नॉन वेज वाले एक तरफ होते हैं। इसको बोलते हैं कैटेगरी, कैटेगरी मैनेजमेंट। शॉपिंग मॉल में भी यही होता है, फ्रेश अराइवल अलग जगह पड़ा होता है, डिस्काउंट वाला अलग जगह पड़ा होता है। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बनानी है। सब हॉच पॉच ना हो, इसीलिए कैटेगराइज कर देते हैं ताकि मेमोराइज करने में आसानी हो सेलर और बायर को भी। ठीक से बांटोगे नहीं तो फिर मिलेगा नहीं ढंग से। तो कैटेगरी मैनेजमेंट में बेसिकली मैं आपको आज 12 पॉइंट बताने वाला हूं, 12 पॉइंट जिससे आप कैटेगरी डिसाइड करोगे कि इस कैटेगरी में मुझे जाना है कि नहीं जाना। तो पहला पॉइंट, जो प्रोडक्ट आपने डिजाइन थिंकिंग से प्लान किया, क्या आपके रेवेन्यू को, टॉप लाइन को एग्रेसिवली कंट्रीब्यूट करेगा, क्या ये बहुत तेज बिकेगा। दूसरा, अगर हां तो क्या ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इसमें मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा। अगर हां, तीसरा, इसको बनाने में कितना एफर्ट जाएगा, वो एफर्ट मैं लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, इसको इवैल्यूएट करो। भाई साहब, ये प्रैक्टिकल एमबीए करा रहा हूं मैं, इतनी प्रैक्टिकल एमबीए करा रहा हूं, कोई इस तरह के सवाल नहीं देगा आपको। साथ में मैनुअल दिया है, आप इस मैनुअल का जिंदगी भर इस्तेमाल करोगे, इसको टिक करोगे साथ में मैनुअल में। चौथा, ये जो सब कैटेगरी आप बनाने जा रहे हो, जो नया प्रोडक्ट आप ऐड करने जा रहे हो, ये क्या इसका ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने ये लॉन्च किया, इसके चक्कर में आपके बाकी माल भी बिकने बंद हो जाएं। ये भी हो सकता है कि ये आपने लॉन्च किया और ये इतना खराब निकला, सब क्वालिटी का निकला, लो क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड निकला, कि इससे आपका ब्रांड इतना ओवरऑल खराब होगा कि बाकी सामान भी लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। हाँ, पांचवा, अब आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो ना, बनाते वक्त पांचवा, जो इस माल को बनाने में और बेचने में मुझे मैन पावर चाहिए, क्या वो मैन पावर बाजार में आसानी से अवेलेबल है कि नहीं। छठा, ये जो नया कैटेगरी है, ये मेरी ब्रांड आइडेंटिटी को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मैंने बताया, कोलगेट फ्रोजन फूड में आ गया, मैकडॉनल्ड्स सैलेड्स के अंदर आ गया, नहीं चला। एक दफ़ा ऐसे ही पेप्सी भी ट्रांसपेरेंट पेप्सी लेके आया था एक टाइम पे, वाइट पानी जैसी पेप्सी, 90s की बात कर रहा हूँ, नहीं चला क्योंकि लोगों को कैफीन चाहिए था, ब्लैक पेप्सी चाहिए थी। सातवां, ब्रांड आइडेंटिटी समझ गए आपकी, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को मैच करता है नहीं करता। जैसे पतंजलि जीन्स लेके आया, ब्रांड आइडेंटिटी को मैच नहीं करता, जीन्स स्वदेशी लगती नहीं नेचर में। सातवां, ये जो नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, ये आपकी आइडेंटिटी को मैग्नीफाई कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी को बढ़ा रहा है या आपकी आइडेंटिटी को खराब कर रहा है। आठवां, जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है बाजार में, इसकी पैकेजिंग और फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो कई बार ऐसा होता है, आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हो, आप बनाना चाहते हो, लेकिन उसका रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है या अवेलेबल नहीं है, वहां से इंपोर्ट करना पड़ रहा है जहां ड्यूटी ज़्यादा पड़ रही है आपको। अब इसके बाद आता है नौवां, नौवां है कि क्या ये प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हो सीजनल है कि पूरा साल चलेगा। ये सवाल बहुत वैल्यूएबल सवाल है। इन सवालों क्योंकि मैं कोई गैस नहीं दे रहा, रियल कंटेंट दे रहा हूं, कुछ हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। इन सवालों का उत्तर दोगे ना, बिजनेस में कहां से कहां पहुंच जाओगे भाई साहब। ये एमबीए से जे करवाएगा पूरे देश में। अब 10वां, इस प्रोडक्ट का टोटल मार्केट साइज कितना है वो कैलकुलेट करो। इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले ऐसे तो नहीं है कि मछली को पकड़ने वाली जाली बनाने वाली कंपनी का रॉ मटेरियल दूंगा मैं।
मछली को पकड़ने वाली जाली बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल सप्लाई करूंगा उसका मार्केट साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब वो देखना मार्केट साइज कैसा है। जैसे हेल्थ की इंडस्ट्री है, उससे मार्केट साइज बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मार्केट साइज बड़ा है। आप देखो इसका टोटल कस्टमर बेस, इसका कितना पोटेंशियल कस्टमर बेस है, 11वां। आपको ये देखना है कि ये फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है। एबीसी एनालिसिस करो इन्वेंट्री का। ऐसा ना हो जाए ये माल फंस जाता हो, और फंसेगा तो आपका आपका वर्किंग कैपिटल फंसेगा, जिससे आता है मेरा 12वां पॉइंट कि इस धंधे को चलाने में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितने महीने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, इस नई कैटेगरी को बिल्ड करने के लिए, इस नए प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए मुझे कितने दिन का रनवे चाहिए। हवाई जहाज उड़ने से पहले थोड़ी देर जमीन पर चलता है, और जमीन पर चलता है, स्पीड पकड़ता है, उसके बाद उड़ता है, उसको बोलते हैं रनवे। ऐसे ही धंधे में नया प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए आपको रनवे चाहिए। कितने महीनों की सैलरी बांटनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आप नई मैन पावर लेके आओगे। जब तक ये बाजार में उतरेगा, हो सकता है आपको 6 महीने लग जाएं उस रनवे पे, 9 महीने लग जाएं। तो क्या 9 महीने के लिए जो भी आपने 10 20 50 आदमी रखे, उनके लिए तनख्वाहें बांटने के लिए, बना करके पैसा ब्लॉक करने के लिए, माल को बनाने के लिए, माल को प्रोक्योर करने के लिए इन्वेंट आपके पास में वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है? ये 12 चीज़ों को इवैल्यूएट करके आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। अब जब प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, देखो क्या उस प्रोडक्ट के साथ एंसिलरी प्रोडक्ट है जो बार बार बिक सकता है। उसको बोलते हैं, मेरा अगला टॉपिक, बेट एंड हुक मॉडल। इसी चैप्टर का अगला सब्जेक्ट है बेट एंड हुक मॉडल, यानी कि रिकरिंग रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी। कंपनी मेन प्रोडक्ट सस्ते में देती है और रिकरिंग साथ में एंसिलरी आइटम बार बार उपयोग होने वाली महंगे में बेच करके खूब पैसा कमा लेती है। इसके बहुत एग्जांपल है। हाँ, जिलेट के कुछ रेजर ऐसे आते हैं कि रेजर आता है 350 रुपए का, लेकिन उसके बाद जो ब्लेड आ रहा है वो आ रहा है 680 रुपए का, जो उसमें ब्लेड चेंज करना पड़ता है, जो एक्सपेंसिव रेजर्स होते हैं। तो क्या कंपनी रेजर से नहीं कमाती उतना ज़्यादा जितना बाद में ब्लेड बेच बेच के कमाती रहती है। ऑल आउट ने ऐसा बहुत किया। ऑल आउट की मशीन आती है 90 रुपए की, लेकिन उसका रीफिल आता है 70 रुपए का। मशीन बेच के उतना नहीं कमाएंगे, लेकिन आदमी जब मशीन लेगा तो रीफिल लेता रहेगा, रीफिल खत्म हो जाता है, लिक्विड फिर लेता है। इसको बोलते हैं बेट एंड हुक मॉडल। तो जो मशीन थी वो बेट थी। हो सकता है मशीन 150 की बिकनी चाहिए थी, पर मशीन 90 रुपए की दे देते हैं, लेकिन रीफिल उसमें अच्छा कमा लेते हैं। जैसे किंडल है, किंडल में किताबें पढ़ते हैं, तो एक बार किंडल खरीदने में उतना पैसा नहीं लगा, लेकिन बार बार ई बुक लेता रहेगा, पैसा लगता रहेगा। गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि बंदूक लिया तो बाद में गोलियां भी खरीदनी पड़ेंगी। कॉफी मशीन ली तो बाद में कॉफी के कैप्सूल भी लेने पड़ेंगे। प्रिंटर लिया तो बाद में कार्ट्रिज इंक का लेना पड़ेगा। वीडियो गेम लिया तो वीडियो गेम के सीडी या सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे। वाटर प्यूरीफायर लिया तो बाद में फिल्टर बदलना पड़ेगा। एयर प्यूरीफायर लिया तो बाद में फिल्टर बदलना पड़ेगा। तो क्या आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट बिल्ड करते वक्त हुक, बेट एंड हुक मॉडल, यानी कि बेस प्रोडक्ट के साथ रिकरिंग प्रोडक्ट लगा सकते हो? कोई कि एक बार बेस प्रोडक्ट लिया, रिकरिंग। ऐसे गाड़ी है, मारुति है, मारुति एक बार बेची लेकिन सर्विस सेंटर से खूब पैसा कमाते रहे। होंडा एक बार बेची, सर्विस सेंटर से पैसा कमाते रहे। इसको बोलते हैं बेट एंड हुक मॉडल। ज्यादातर जो गाड़ियों के डीलर्स हैं, वो गाड़ियों की डीलरशिप गाड़ी बेच के नहीं कमाते, गाड़ी की सर्विस करके कमाते हैं। ये है बेट एंड हुक मॉडल। बेट मतलब आपने एक आटे की गोली फेंकी कांटे में लगा के, जिससे अपने मछली को पकड़ लिया, वो हो गया हुक उसका। हाँ, चौथे अध्याय पे अब आपने फाइनल कर लिया आपको बनाना क्या है, आप बनाने चले गए। अब उसको बेचने के लिए क्या आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो? प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट, जिसमें इकोसिस्टम बन जाए, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। क्या अर्थ हुआ? बड़ा टेक्निकल, बहुत प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर एक सेमेस्टर हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, दो लोगों को आपस में कनेक्ट किया, वो दोनों आपस में धंधा कर रहे हैं, पैसा मैं कमा रहा हूं। इसको बोलते हैं मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन। आज तक क्या होता था? माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। मैंने उसको सामान दिया, उससे पैसा लिया। इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पाइप बिजनेस। एक होता है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस। ध्यान से सुनना, बहुत अमेजिंग कंटेंट दे रहा हूं। एप्पल प्लेटफॉर्म है, अल्फाबेट यानी गूगल प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से 5 कंपनीज खाली प्लेटफॉर्म्स ही हैं। बल्कि दुनिया में 7 सबसे बड़ी कंपनीज में से 5 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या हुआ? जीव जीवस्य जीवनम। जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर होने लग जाए, दोनों आपस में धंधा करने लगे और पैसा मैं कमा लूं। That's what I'm saying। और ये हर बिजनेस में किया जा सकता है। ये इसमें थोड़ा डिजिटलाइजेशन का रोल होता है। कभी सोचा नहीं था हमने, किसी ने कहा है बात कि कभी सोचा नहीं था डिजिटलाइजेशन इस कदर बढ़ जाएगा कि प्यार का भी ऑनलाइन व्यापार शुरू हो जाएगा। हाँ, आज प्यार की, है ना, लव डेटिंग ऐप कितनी सारी हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को ढूंढते हैं, मिलते हैं और पैसा प्लेटफॉर्म कमा रहा है। लड़का लड़की आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, शादी रिश्ता कर रहे हैं, पैसा प्लेटफॉर्म कमा रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूँ। यानी कि आजकल किसी ने बड़ी अच्छी बात मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी, कहते हैं आजकल वो हमसे डिजिटल नफरत करने लगे हैं।
हमें ऑनलाइन देखते ही अपना लास्ट सीन डीएक्टिवेट कर देते हैं। डिजिटल वर्ल्ड इतना बढ़ गया है कि जो लोकतंत्र के जो चार डेमोक्रेसी के चार पिलर हुआ करते थे, क्या लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और मीडिया, अब पांचवा पिलर आ गया डिजिटलाइजेशन। कि बच्चों को भी जब भूख जो है वो सब्जी से नहीं पबजी से मिटती है। सोशल मीडिया जब नहीं था तो लोग सोशल हुआ करते थे। पहले ज़माने में सुबह उठते ही लोग बीवी को देख के करते थे स्माइल, आज के ज़माने में उठते के साथ हाथ में पकड़ लेते हैं मोबाइल। ये है डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ज़्यादा कस्टमर पे पहुंच सकते हो, डिजिटल से आरओआई ज़्यादा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिजिटल एक ऑटोमेटेड एफिशिएंट प्रोसेस है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, हायर प्रोडक्टिविटी आती है। डिजिटलाइजेशन में पोटेंशियल है जो आपका 90% ऑपरेशनल एक्सपेंस को बचा सकता है। अब मैं समझाता हूं कि प्लेटफॉर्म के फायदे क्या हैं, क्या होता है ये प्लेटफॉर्म, क्या फायदा होता है, क्यों बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म जो है छोटे सारे बिजनेसेस को आपस में जोड़ करके उनको उनकी होम स्टेट से बाहर ले जाता है। हर धंधे में प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। प्लेटफॉर्म का मतलब है मैं धंधा नहीं कर रहा हूं, लोग धंधा कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर के। आप एक बात को समझो, घुड़सवारी रेस कोर्स में रेसेस लगती हैं, जुआ खेला जाता है, सट्टा खेला जाता है कसिनो के अंदर, रेस कोर्स में सट्टा खेला जाता है। याद रखना, सट्टा खेलने वाला कभी नहीं कमाता, सट्टा खिलाने वाला कमाता है। असली कमाई किसकी होती है? कसिनो के मालिक की होती है। कसिनो में खेलने वाले की हो या ना हो कोई कंफर्म नहीं है। रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ाने वाले की कमाई हो ना हो, 12 घोड़ों में से एक जीतेगा। लेकिन जिसका रेस कोर्स है वो जरूर कमाएगा। तो ये होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है, लोगों को कॉम्पिटिटिव बना देता है और अनकनेक्टेड लोगों को आपस में कनेक्ट कर देता है। प्लेटफॉर्म का एक रूल क्या होता है? प्लेटफॉर्म का रूल होता है एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल कॉस्ट। जो खर्चा मुझे करना था आज कोई और कर रहा है। जैसे ऊबर के पास 10 करोड़ गाड़ियां हैं, लेकिन ये ऊबर की नहीं है, ड्राइवर्स की अपनी गाड़ियां हैं। तो ऊबर का जो कैपिटल लगना था वो लोगों ने एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल कॉस्ट, जो मेरी कॉस्ट है वो कोई और मैनेज कर रहा है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओयो के पास में आज हजारों होटल्स हैं, पर ये ओयो के नहीं है, उसने अपनी कॉस्ट को एक्सटर्नलाइज कर दिया है। किसी और ने पैसा लगाया, 10 करोड़ का होटल बनाया, कमरा ओयो चढ़ा रहा है। यानी कि कमरे में रहता कोई और है, और कमरा का मालिक कोई और है, वो पैसा ओयो कमा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। अगर मैं अपना होटल बनाऊंगा तो 100 कमरे 150 कमरे दे पाऊंगा, लेकिन अगर मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगा तो हजारों लाखों कमरे दे पाऊंगा। तो अनकनेक्टेड लोग कनेक्ट हो गए, एक ओयो का मालिक, एक होटल का मालिक और एक वहां पे आके रुकने वाला आदमी कनेक्ट हो गया आपस में। प्लेटफॉर्म जो है वो जोग्राफिकल बैरियर्स को ख़त्म करता है, लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, अगर यहाँ अटेंशन दोगे तो कस्टमर रिटेंशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जितनी दोगे अटेंशन उतना रहेगा आपके पास कस्टमर रिटेंशन। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, लिखिए एक एक बात, याद रखना फ्री में तो दोबारा नहीं होने वाला रिपीट टेलीकास्ट। अब प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कहानी को आगे बढ़ाता हूं। आपको दो हिस्से समझने जरूरी हैं। एक हिस्सा होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड। अब आपको दोनों में से किसी एक को अपना बनाना पड़ता है, या सप्लाई साइड को या डिमांड साइड को। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन में सप्लाई साइड पे सेलर आ गए, डिमांड साइड पे बायर आ गए। तो अमेजॉन ने किस पे मेहनत करी? अमेजॉन कस्टमर लाने पे मेहनत किया, बेचने वाले अपने आप आ गए। समझ पा रहे मेरी बात? कस्टमर लाने पे अमेजॉन ने मेहनत किया, बेचने वाले अपने आप आ गए। जैसे बुकिंग.com है, बुकिंग.com पे सप्लाई साइड क्या? होटल और एयरलाइंस। डिमांड साइड क्या? ट्रैवलर, जिसको ट्रैवल करना है, जिसको होटल में जाकर रुकना है। तो अब बुकिंग.com ने क्या किया? कस्टमर ले आया, होटल का कमरा चढ़ाने वाले अपने आप चुपचाप आ गए, सस्ते में भी होटल का कमरा चढ़ा दिया। गूगल पे दो साइड हो गई, सप्लाई साइड हो गई वेबसाइट का मालिक, डिमांड साइड हो गई रीडर जिसने पढ़ना है। अब गूगल पढ़ने वालों को ले आया, लिखने वाले अपने आप आ गए। तो आपको दोनों जगह मेहनत नहीं करनी, आपको सोचना है मुझे किसको लेके आना है, दूसरा अपने आप आएगा। मेरे को याद है बचपन में मैं अपने दोस्त के साथ में स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में था, वो पहली बार क्लब लेके गया मेरे को, नाइट क्लब। दिल्ली में एक होटल हुआ करता था, अभी भी है, हयात रेजेंसी। उसमें बेसमेंट में क्लब होता था जिन्स, डी जिन्स लिखता था, डी साइलेंट होता था, जिन्स। वो जिन्स में हम गए, तो हमने बोला भाई हम भी क्लब में आएंगे आज, पहली बार गए थे, अभी कॉलेज में आए ही थे। उसने कहा ठीक है आइए। तो हमने पूछा क्या फीस है? तो उसने कहा लड़कियों के लिए फ्री है, कपल के लिए 2000 रुपया है, और स्टैग एंट्री का 4000 रुपया, लड़का अकेला आएगा 4000 रुपया है। तो हम कहा यार ये इतना भेदभाव क्यों, लिंग के आधार पे? लड़कियों के लिए फ्री और लड़कों के लिए 4000 रुपये, ऐसा क्यों? कपल 2000 में जा रहा है। तो उसने बोला कि भाई देखो, अगर लड़के लड़के सारे घुस गए तो क्लब का माहौल खराब हो जाएगा। अब तब मैंने दिमाग लगाया, मुझे समझ में आया वो ये कहना चाह रहा है अगर देवियां आ गई तो देवता पैसे देते हुए भी आ जाएंगे, इसलिए ज़रा देवियों को ले आओ। तो ये है डिमांड साइड सप्लाई साइड। एक पे इन्वेस्ट करो, उसको ले आओ,
दूसरे वाले सारे अपने आप आ जाएंगे। हाँ, जैसे स्पॉटिफाई जहाँ पे गाना सुनते हो आप लोग, सप्लाई साइड क्या, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अपना गाना देता है, डिमांड साइड क्या, लिसनर, लिसनर गाना सुनता है। अगर लिसनर को ले आए तो आर्टिस्ट अपने गाने सारे अपने आप दे देंगे। तो आपको ढूंढना है आपके धंधे में किस एक साइड को लेकर के आना है। हाँ, उबर में जैसे मैंने समझाया, उबर में क्या हुआ, राइडर जो बेचारे पैसेंजर है वो अगर आ गया तो ड्राइवर अपने आप आ जाएंगे। धंधा आना चाहिए, ड्राइवर अपने आप आ जाएंगे, उनको ड्राइवरों पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी पैसेंजर पे करनी है। एयरबीएनबी में डिमांड साइड पे है गेस्ट और सप्लाई साइड पे है होस्ट, जिसका जिसका अपना घर है। तो अगर गेस्ट आ गए तो होस्ट अपने आप अपना कमरा चढ़ाने के लिए आ जाएंगे वहां पे। तो आपको देखना है, पहले सारे स्टेक होल्डर लिख लो, आपके धंधे में कौन कौन स्टेक होल्डर है और उन स्टेक होल्डर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जो प्लेटफॉर्म सॉल्व करता है। और अगर प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें कॉमन विजन है और कॉमन पर्पस है, जिसमें बायर साइड और सप्लायर साइड दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हो। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में सप्लाई साइड पे कौन है, वीडियो क्रिएटर, और बायर साइड पे कौन है, जो वीडियो का व्यूअर है। और अब जब आपके पास में आज देखो यूट्यूब के साथ कौन कमा रहा है, यूट्यूब के साथ में बायर को भी, व्यूअर को भी फायदा हो रहा है, वीडियो क्रिएटर को भी फायदा हो रहा है, एडवर्टाइजर को भी फायदा हो रहा है, यूट्यूब को भी फायदा हो रहा है। इसको बोलते हैं जीव जीवत से जीवनम, यानी कि सबके सब लोग इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं एक ही पर्पस पे, एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबके सब ग्रो कर रहे हैं। अगर कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया तो फिर उसके बाद इसको पाइप बिजनेस नहीं बोलेंगे। पाइप बिजनेस मतलब मैंने माल दिया वहां से पैसा आया, मैंने माल दिया वहां से पैसा आया। प्लेटफॉर्म का मतलब है प्लेटफॉर्म बनाओ जिंदगी भर कमाओ। हाँ, पाइप का बिजनेस मतलब क्या हुआ, आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतना ही कमाओगे। और यही चीज को सबसे पहले अमेरिकन ने समझा था और ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स ने खत्म किया। ब्लॉकबस्टर बहुत बड़ी कंपनी थी जो डीवीडी सीडी रेंटल कंपनी हुआ करती थी, लेकिन वो प्रॉफिट कैसे कमाती थी, किसी ने सीडी देर से वापस किया तो प्रॉफिट कमा लिया। नेटफ्लिक्स प्रॉफिट कैसे कमाता है, एक्स्ट्रा सर्विस देके कमाता है। नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म बन गया। हाँ, तो इसलिए क्या हुआ, ब्लॉकबस्टर एक स्टोर में खुलता था, जितने ज्यादा स्टोर खोलोगे उतना चलेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स क्या था, कन्वीनियंस ऑफ होम, आप घर से ही नेटफ्लिक्स से मूवी देख सकते हो, यही फर्क पड़ता था। तो ब्लॉकबस्टर में जाकर के आपको ढूंढनी पड़ती थी कौन सी सीडी लूं, कौन सी सीडी लूं। नेटफ्लिक्स में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नेटफ्लिक्स खुद ही दिखा देता है आपको। वो सीडी डीवीडी बेचते थे, ये इंटरनेट पे चलता था, वहां पे सीडी टूट सकती थी। यहां पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि नेटफ्लिक्स के अंदर कोई मूवी टूट जाएगी आपके लिए। आज देखो ब्लॉकबस्टर जो है, ब्लॉकबस्टर का एक आखिरी स्टोर बचा है अमेरिका के अंदर, और नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुकी है वर्ल्ड के अंदर। यही फर्क था। ब्लॉकबस्टर क्या करता था, सीडी देता था, पैसा लेता था, सीडी देता था, पैसा लेता था। नेटफ्लिक्स ने प्लेटफॉर्म बनाया, जिंदगी भर कमाया। ये फर्क है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रोडक्ट बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये है रियल MBA। हाँ, जब आप मैंने ओला उबर का एग्जांपल समझाया और टैक्सी का एग्जांपल समझाया। नॉर्मल जो टैक्सी स्टैंड पे होती थी उसमें लिमिटेड गाड़ियां अवेलेबल है, लेकिन ओला उबर में अनलिमिटेड है। टैक्सी में आप वही लेके जा सकते हो जो गाड़ी अभी है, लेकिन ओला उबर में आप क्या कर सकते हो, सेडान, XUV, लग्जरी कोई भी गाड़ी ले सकते हो। प्लेटफॉर्म बना दिया। तो नॉर्मल टैक्सी में क्या है, सेफ्टी इशू है, लोकल ड्राइवर है, पता नहीं क्या करेगा रास्ते के अंदर। लेकिन ओला उबर में क्या है, बैकग्राउंड चेक होता है, ड्राइवर के साथ में सारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सब हो चुका होता है, सेफ्टी रहती है। बाकी ट्रेडिशनल टैक्सियों में क्या है, कोई फीडबैक तो दे नहीं सकते आप। फीडबैक दोगे तो भी क्या होगा, मालिक के पास जाएगा, मालिक क्या कर लेगा उसमें। लेकिन यहाँ पे जो है ओला उबर है, वहां फीडबैक न केवल हाथ के हाथ दिया जाता है, रेटिंग दी जाती है, उस पर एक्शन भी लिया जाता है। इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म से फर्क कितना है डिजिटलाइजेशन से, वहां पे आपको वेटिंग करनी पड़ती है, बुकिंग करनी पड़ती है, टैक्सी वाले के पास जाना पड़ता है। यहाँ कोई वेटिंग नहीं है, बटन दबाओ ओला आई, बटन दबाओ ओला आई। यहाँ पे आपको कैश तुरंत देना पड़ता है, वह कैशलेस है, डेबिट कार्ड अपने आप पैसे अपना निकल जाएगा। यहाँ पे आपको टैक्सी स्टैंड पे जाने की जरूरत नहीं है। सो आज 10 करोड़ ऊबर की गाड़ियां हैं 80 देशों के अंदर और $63 बिलियन का मार्केट कैप बन गया है। ये मैं फर्क बता रहा हूं, माल दो पैसा लो वर्सेस प्लेटफॉर्म बनाओ जिंदगी भर कमाओ। आपको कह रहा हूं कुछ बनने के लिए बने रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी हो तो पानी की जो धार है, पानी की धार भी पहाड़ को काट देती है। और ऐसे ही कंसिस्टेंसी 10 डे MBA प्रोग्राम में दिखाओ, बिजनेस की कोई भी परेशानी आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगी। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, और आगे बढ़ाते हैं। माल दो पैसा लो वर्सेस प्लेटफॉर्म बनाओ जिंदगी भर कमाओ। बुक स्टोर और किंडल का एग्जांपल से लेते हैं, बार बार समझते हैं। देखो आज बुक स्टोर में लिमिटेड ही किताबें होंगी, पर किंडल में हजारों लाखों सारी दुनिया की किताबें हैं। बुक स्टोर आपकी जगह घेरेगा, किंडल जगह नहीं घेरता है। बुक स्टोर से किताब पढ़ोगे आंखों पे स्ट्रेन होगा, किंडल में फॉन्ट बड़ा कर सकते हो। बुक स्टोर का क्या चक्कर है, किताब को खरीदोगे फिजिकली बुक स्टोर में जाके फट सकती है, किंडल में कभी हमेशा स्टोर्ड रहेगी। बुक स्टोर में आपको डिक्शनरी अलग से लेके खोलनी पड़ती है, किंडल में इनबिल्ट डिक्शनरी है। बुक स्टोर आपको लोकल ऑडियंस को कैटर करेगी, ये ग्लोबल कैटर करेगी। बुक स्टोर में पढ़ना मैंडेटरी है, यहाँ पे आप ऑडियो भी सुन सकते हो, किताब को सुन भी सकते हो। बुक स्टोर से किताब लेकर के आए, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड को नहीं भेज सकते आप अमेरिका यूरोप, यहाँ पे तो यूजर आईडी पासवर्ड शेयर किया पहुंच गए। तो आज अमेजॉन के पास 50% से ज्यादा प्रिंट किताबों का मार्केट शेयर है, 70% से ज्यादा ई बुक का मार्केट शेयर है। मैं ये समझा रहा हूं कि प्लेटफॉर्म बनाओ जिंदगी भर कमाओ। आगे बढ़ने से पहले चेक कर रहा हूं कि मैनुअल आपने खोल रखा है कि नहीं। स्क्रीन पे साथ में पेज नंबर भी आ रहे हैं, पेज नंबर्स को फॉलो करते रहो और मैनुअल के साथ मैच करते रहो।
आप देखोगे कि आजकल प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट, उन सबके धंधे को भी खराब किया जा रहा है डिजिटल रियल एस्टेट से, क्योंकि वो बेचारे प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी विजिट कराते हैं, यहाँ पे डिजिटल में 3D पिक्चर से सारा टाइम सेव हो जाता है। उस बेचारे को लिमिटेड नॉलेज होगी अपने इलाके की, नोएडा सेक्टर 135, नोएडा सेक्टर 91, नोएडा सेक्टर 37, लेकिन यहाँ डिजिटल रियल एस्टेट है, न केवल नोएडा बल्कि पूरे भारत के डायनामिक सर्च फिल्टर लगा दिए हैं, प्लेटफॉर्म बना दिया, प्रॉपर्टी चढ़ाने वाला भी आ रहा है, बेचने वाला भी आ रहा है, खरीदने वाला भी आ रहा है। आप ब्रोकर्स पे विश्वास कितना कर लोगे, स्कैम कर सकता है, फूल कर सकता है, ये लीगली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे तो कभी आप ब्रोकर पे ट्रस्ट कर नहीं पाओगे, ये ट्रस्ट वर्दी होता है। ब्रोकर के पास स्लो होगी, लिमिटेड नॉलेज होगी, कितनी इन्वेंट्री होगी, कितने मकान दिखा सकता है, ये फास्ट है, वाइडर है, सारी इन्वेंट्री पूरे इसके पास देश की अवेलेबल है। ब्रोकर बेचारा ज़्यादातर सैटरडे संडे को काम करता है या इवनिंग में काम करेगा, ये 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल रहता है। कितनी सारी रियल एस्टेट ऐप्स बन गई, हाउसिंग.com, 99acres.com, magicbrick.com, nestaway.com, ये आज डांस से लेके, ड्राइंग से लेके, म्यूजिक से लेके, गिटार से लेके, चेस से लेके, योगा, सब क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है, प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं। वहाँ योगा का टीचर आ रहा है, सिखा रहा है, और योगा सीखने वाला भी सीख रहा है, प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहा है। म्यूजिक सिखाने वाला आ रहा है, म्यूजिक सीखने वाला आ रहा है, प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहा है। हाँ, इसी तरह आप ड्राइंग सिखाने वाला आ रहा है, सीखने वाला आ रहा है, गिटार सिखाने वाला आ रहा है, सीखने वाला आ रहा है, प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहा है। यही फर्क है। रेस्टोरेंट के धंधे को आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी खत्म कर रहा है प्लेटफॉर्म। ट्रैवल एजेंट्स को गो, आईबीबो, ट्रिवैगो, मेक माई ट्रिप खत्म कर रहा है प्लेटफॉर्म। आज ब्यूटी पार्लर्स को सलोन एट होम अर्बन कंपनी खत्म करती है। सिंगल थिएटर बुक माई शो पे मूव कर चुके हैं या नेटफ्लिक्स पे मूव कर चुके हैं। फिजिकल डॉक्टर कंसल्टेशन आज ऑनलाइन कंसल्टेशन पे मूव कर रही है। मैच मेकिंग, पंडित जी जो पत्री मिलाते थे वो भी शादी.com पे आ गए हैं। एस्ट्रोलॉजर भी आज, पंडित जो पत्री आकर के एस्ट्रोलॉजी देखते थे वो भी एस्ट्रोटॉक पे आ गया है। तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। आप सोचो कि आप क्या प्लेटफॉर्म बना सकते हो। और आज का मेरा 5वां अध्याय, आखिरी अध्याय, कि कस्टमर सर्विस भी अपने आप में प्रोडक्ट है। सर्विस भी एक प्रोडक्ट है। इसमें 4 चीजें होती हैं, समझना है आपको, मैं समझाता हूं। आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता था पहले, आज सोशल मीडिया पर उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया। और कनेक्शन तभी होता है जब इमोशन होता है, और इमोशन से आता है डिवोशन, डिवोशन से होता है प्रमोशन। अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो आपको लग जाएगा लूज मोशन, बाहर जाके करोगे कमोशन। इसीलिए कह रहा हूं, इमोशन से आएगा डिवोशन। और ये इमोशन का ही मेरा टॉपिक है। बिजनेस में रिलेशन का मतलब है रिटेंशन। सामने 10 प्रोडक्ट रख दो, लेकिन कस्टमर वही चुनेगा जिससे वो कनेक्ट करता हो। कनेक्ट कैसे करे, अब बताता हूं। बनता है कैसे कनेक्शन प्रोडक्ट के साथ में, प्रोडक्ट के अंदर कनेक्शन होना चाहिए। पहली चीज, प्रोडक्ट में 4 चीजें होती हैं। एक, प्रोडक्ट अपने आप में कैसा है। दूसरा, कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदते वक्त कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदते वक्त सर्विस का कैसा अनुभव हो रहा है। प्रोडक्ट खरीदने के बाद सर्विस का कैसा अनुभव हो रहा है। और प्रोडक्ट का अपना ब्रांड कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ब्रांड का एक्सपीरियंस कैसा है। 4 चीजें एक प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट को दमदार बनाती है। तो इन 4 में से आज हम तीसरी वाली डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले में प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट बता दिया, सेल रिटेल एक्सपीरियंस आपको सेल्स वाले दिन बताएंगे, कम्युनिकेशन ब्रांडिंग आपको मार्केटिंग के दिन बताएंगे। आज बता रहे हैं इसके अंदर हम सर्विस का एक्सपीरियंस, कि सर्विस क्या होता है। सर्विस का मतलब होता है कस्टमर को खरीदते वक्त टच पॉइंट, खरीदने के बाद के टच पॉइंट्स को ढंग से ध्यान रखें। जैसे आइकिया फर्नीचर बेचता है, तो आइकिया ने क्या किया, आइकिया ने कहा कि कस्टमर के बुकिंग के एक्सपीरियंस को अच्छा करूं। कस्टमर अंदर आए तो वहाँ पे फर्नीचर देख रहा हो, लाइट्स अच्छे हो, उस एक्सपीरियंस को, वो टच पॉइंट है। फर्नीचर जिससे मैं चेक कर रहा हूँ, लड़का बेच रहा हो, वो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जब फर्नीचर खरीद रहा हो तो बच्चों के लिए वहाँ पे किड्स प्ले एरिया बना दो, तो ताकि वो हैसल फ्री तरीके से खरीद सके, वो एक टच पॉइंट है। जब बच्चे वहाँ पे खेल रहे हो तो उनको हॉट डॉग खाने को मिल जाए, बर्गर खाने को मिल जाए, वो अच्छा एक्सपीरियंस है। बिलिंग उनको आसान हो जाए, घर पे डिलीवरी आसान हो जाए, वो एक्सपीरियंस है। डिलीवरी होने के बाद घर में फर्नीचर को असेंबल करना हो, वो अच्छा हो जाए। असेंबल करने के बाद जो गंदगी फैल जाती है उसको साफ करके जाए बंदा, बाद में पड़ोसी आके देखे, बोले फर्नीचर बहुत अच्छा है आपका, कमाल का फर्नीचर। तो 10 टच पॉइंट हो गए खरीदते वक्त। आप मारुति की सर्विस कराने जाते हो, मारुति की सर्विस के लिए बुकिंग लेना एक टच पॉइंट है। अंदर गाड़ी एंट्री करना, गार्ड वहाँ पे एंट्री करता है, टच पॉइंट है। आपकी सर्विस के लिए गाड़ी का वो जॉब कार्ड बनाता है, खोलता है, वो एक टच पॉइंट है। वहाँ पे जब आप वेट कर रहे होते हो, वेटिंग एरिया का लाउंज है, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है, मोबाइल की चार्जिंग का अरेंजमेंट है, मैगजीन्स पड़ी हैं, टीवी लगा है, केबल चल रहा है, वहाँ पे मूवीज चल रही हैं, वो टच पॉइंट है। चाय कॉफ़ी फ्री में मिल रही है, टच पॉइंट है। जो जितना उसने एस्टिमेट बताया था उतना ही बिल आया, उससे ज़्यादा आया, उससे कम आया, वो एक एक्सपीरियंस का टच पॉइंट है। जब आप पेमेंट करने जाते हो वो एक टच पॉइंट है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव वो बाद में कराता है, वो एक टच पॉइंट है। बाद में ठीक चलती है, फोन करके आपसे वो लड़की वहां पे जो कस्टमर सर्विस की पूछती है, सर कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, वो भी एक तो एक्सपीरियंस खरीदते वक्त, सर्विस लेते वक्त कैसे हैं, इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस। जितने अच्छे एक्सपीरियंस है, इससे पहले कि कस्टमर आपको शिकायत करे आप पहचान जाओ उसको। अमेरिकन एक्सप्रेस कहता है कि 17% कस्टमर आपके साथ में इमीडिएटली दोबारा बिजनेस करना चाहते हैं जब उनको एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कस्टमर के देखो, कस्टमर जो है ना, घर के उस जमाई की तरह है जो कब किस बात पे रूठ जाए, उस फूफे की तरह है जब कब किस बात पे रूठ जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो कब क्या डिमांड कर दे, उसे कब किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए, कहना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में ये नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट बेच दिया और किस्सा खत्म। कस्टमर को इमोशनल एक्सपीरियंस दो, जितना अच्छा सर्व करोगे कस्टमर
कस्टमर की दिल में उतनी जगह रिजर्व करोगे, सर्व करोगे तभी जगह रिजर्व करोगे। तो मैं आज इसमें कुछ कहानियां सुनाता हूं आपको। पहली कहानी दे रहा हूं जेट ब्लू एयरलाइंस की। जेट ब्लू एयरलाइंस जो है, इसमें यहाँ पे एक पैसेंजर आकर के एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ और जैसे ही बोर्डिंग पास दिखाने के लिए खड़ा हुआ तो अनाउंसमेंट हो गई कि आपका बोर्डिंग गेट चेंज हो गया है। अब बोर्डिंग गेट चेंज हो गया जेट ब्लू का, उसको अपने लिए स्टारबक्स की कॉफ़ी लेनी थी और वो बेचारा गेट का 3 फ्लोर चेंज हो गया। अब वो बेचारा ग्राउंड फ्लोर पे था और 3rd फ्लोर से फ्लाइट उड़नी थी, तो भागा, जगह चेंज किया। बेचारे को जो कॉफ़ी लेनी थी ले नहीं पाया। उसने ट्वीट कर दिया कि मैं अपनी फेवरेट आई कुड नॉट ग्रैब माई स्टारबक्स की फेवरेट कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट नहीं ले पाया, अब आकर के आप लोग के साथ लूँगा। उसे ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा मैं जेट ब्लू से आ रहा हूँ, आपको मिलता हूँ। अब उसने जेट ब्लू की शिकायत नहीं करी, उसने कहा मैं कॉफ़ी नहीं पी पाया। पर जेट ब्लू की डिजिटल मार्केटिंग टीम ने वो ट्वीट को पढ़ लिया, क्योंकि उसमें जेट ब्लू लिखा हुआ था, तो उनके ऑनलाइन टीम ने पढ़ लिया कि भाई जेट ब्लू से जा रहा था और ये कॉफ़ी नहीं ले पाया। बहरहाल नहीं ले पाया। वो जा करके तीसरी मंजिल से अपनी फ्लाइट में जाके एयरक्राफ्ट में बैठ गया। जब बैठा तो वहीं पे एयर होस्टेस आई, सर आपकी फेवरेट कॉफ़ी जो हमारा गेट चेंज करने के कारण आप नहीं खरीद पाए थे, नहीं ले पाए, वो खुद ही लेकर के आ गई। क्यों? क्योंकि डिजिटल टीम ने बता दिया भाई तुम्हारी गलती के कारण ये कॉफ़ी नहीं ले पाया, दे करके आओ। अब इसके मन में अरे वाह की फीलिंग आई। नाउ दैट्स कॉल्ड कस्टमर सर्विस। कि कस्टमर की शिकायत लगाने से पहले ही आपको पता चल जाए। कस्टमर को बड़े जेस्चर नहीं चाहिए, बस वो जानना चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो इतना परसीव कर ले आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो, कर चल जाएगा। कस्टमर सर्विस में आउट ऑफ द बॉक्स कस्टमर के एक्सपीरियंस के बारे में सोचना है, ये भी एक प्रोडक्ट है। कस्टमर सर्विस भी एक प्रोडक्ट अपने आप में, खाली प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट नहीं है। टेस्ला एक पहली ऐसी कंपनी बनी ऑटोमोबाइल दुनिया के अंदर जो अपने सर्विस सेंटर को सर्विस सेंटर नहीं रखा, सर्विस सेंटर को घर पे ले गया, मोबाइल सर्विस सेंटर बना दिया। मोबाइल सर्विस सेंटर मतलब चलने फिरने वाली गाड़ी के अंदर पूरा सर्विस सेंटर सेटअप कर दिया। अगर आपकी गाड़ी की सर्विस करनी है तो हम आपके घर पे आके गाड़ी की सर्विस कर देंगे। पूरी दुनिया में सर्विस सेंटर बनाए जाते हैं, वहां जाती है गाड़ी, सर्विस करा के आती है। टेस्ला पहली ऐसी कंपनी जो आपके घर पे आकर के आपकी गाड़ी की सर्विस कर देता है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। नाउ दैट्स कॉल्ड कस्टमर सर्विस। हाँ, और ये टेस्ला ने कस्टमर के टाइम और उसकी कन्वीनियंस को वैल्यू किया, इसीलिए आज टेस्ला बहुत महंगी गाड़ी देता है और लोग फिर भी पैसा देने को तैयार है। कस्टमर सर्विस एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूं कि जब कोविड का टाइम चल रहा था तो एक बेचारी बॉस्टन के अंदर एक बूढ़ी दादी 90 साल की फंस गई। बॉस्टन में फंस गई। न्यू जर्सी से उसकी पोती ने एक ट्वीट किया, और क्या ट्वीट किया कि बाहर हेल स्टॉर्म और स्नो स्टॉर्म हो रहा है, मेरी बूढ़ी दादी अकेली घर में बैठी है, उनके पास ग्रोसरी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, क्या कोई उनकी बॉस्टन में जाके मदद कर सकता है, उनको 15 दिन का राशन दे सकता है, मैं पैसे भेज दूंगी, यहां से मैं पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी, कृपया करके कोई बॉस्टन में मेरी मदद कर दो। अब ये ट्वीट वहां पे लोग लाइक कर रहे थे, नीचे कमेंट कर रहे थे, मैं ट्राई करता हूं। इतने में ट्वीट बास्किन रॉबिन्स के आउटलेट पे खड़े एक लड़के ने पढ़ लिया। उसने कहा कोविड का टाइम है, वैसे कोई आइसक्रीम खाने आ नहीं रहा, चलो हम ही जाके ग्रोसरी दे आते हैं। तो आसपास के लड़कों ने बोला भाई हमारा काम आइसक्रीम बेचना है, ग्रोसरी देना नहीं है। उसने कहा वैसे भी यार कोविड में हम लोग खाली बैठे हैं, तो आपस में आइसक्रीम बेचने वाले लड़के जो होते हैं उनके जो पार्लर पे, वो आपस में चर्चा कर ही रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया चलो जाके राशन दे के आते हैं। 20 दिन का राशन देकर दे के आए और पैसे भी नहीं लिए। वो लड़की ने फिर से ट्वीट किया, न्यू जर्सी से ट्वीट किया कि बास्किन रॉबिन्स को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरी बूढ़ी दादी शायद शरीर छोड़ देती, उसका देहांत हो जाता अगर कोई उनको वहां राशन नहीं दे के आता। ये बास्किन रॉबिन्स वाले कितने अद्भुत लोग हैं, उनको राशन दे करके आए। ये ट्वीट अचानक वायरल हो गया। ये ट्वीट वायरल हुआ और ये ट्वीट बराक ओबामा ने पढ़ लिया। बराक ओबामा अब राष्ट्रपति नहीं थे हालांकि, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में से एक रहे हैं। और बराक ओबामा ये पढ़ते ही उन्होंने बधाई दी बास्किन रॉबिन्स को, और बास्किन रॉबिन्स के आउटलेट पे पहुंच गए, वहां जाके आइसक्रीम खरीदी और फोटो खिंचा करके बोला दिस इज व्हाट अमेरिका इज ऑल अबाउट। ये है असली अमेरिका, जो अपनी सेल्स से ज्यादा सर्विस पे ध्यान देता है। जो इनका काम नहीं था, इन्होंने बाउंड्री ब्रेकर अवार्ड जीता है मेरे दिल से। इन्होंने बाउंड्री ब्रेक करके जाके ग्रोसरी दे करके आए। वो दिन है, आज का दिन है। अक्सर बराक ओबामा बास्किन रॉबिन्स पर आइसक्रीम खाते हुए दिखते हैं और फोटो भी डालते हैं। आप सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप माधुरी दीक्षित को, अमिताभ बच्चन को, आप शाहरुख खान को, सलमान खान को पैसे देके नचा सकते हो, उनसे गुटखे की ऐड भी करा सकते हो। अक्षय कुमार जो हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर था, वो भी विमल की ऐड कर देगा। अजय देवगन तो करते ही थे, शाहरुख खान करते थे, पैसे दे दो तो कर लेंगे। लेकिन बराक ओबामा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर व्लादिमीर पुतिन, ये कितना भी पैसा दे दो किसी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगे। ये ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कहानी। आज बराक ओबामा ब्रांड एम्बेसडर क्यों बने? क्योंकि उनके दिल को जीत लिया बास्किन रॉबिन्स ने। ये है कस्टमर सर्विस की ताकत। आप कहां से कहां पहुंच सकते हो अगर आप कस्टमर के दिल में उतरना जानते हो। इसलिए कह रहा हूं, इमोशन से बड़ा, इमोशन से आता है डिवोशन। छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस। आज बास्किन रॉबिन्स ने फॉर्मर प्रेसिडेंट को अपना ब्रांड एम्बेसडर, अनपेड ब्रांड एम्बेसडर, बिना पैसा खर्च किए बना दिया। क्या 15 दिन 20 दिन के राशन से। मैं अगली बात स्टोरी आपको बताता हूं। रिच कार्ल्टन। रिच कार्ल्टन ये वो होटल चेन है
जो गेम चेंजर है, जो अपनी टीम को कोई डिसीजन लेने के लिए अप्रूवल लेने का वेट नहीं करती। अगर कस्टमर के हक में डिसीजन लेना है तो अपने आप ले लो। एक कस्टमर था वहां पे शिकागो में रुका था, रिच कार्ल्टन में, और शिकागो से उसको न्यूयॉर्क जाना था। सुबह जल्दीबाजी में उठा, सामान पैक किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, पट 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 भागा, फ्लाइट पकड़ी और शिकागो से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क उतर गया। अब न्यूयॉर्क उतरा, टैक्सी लिया, न्यूयॉर्क अपने घर पहुंचा। जब जैसे ही वो घर पहुंचा, घर के बाहर क्या देखता है, घर के बाहर एक थैला टंगा हुआ है और उस थैले के अंदर एक मोबाइल का चार्जर है और एक चिट्ठी लिखी है, सर आप शिकागो में अपना मोबाइल का चार्जर भूल गए थे। इससे पहले कि आप घर पहुंचते आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती और आप चार्जर ढूंढते, चार्जर नहीं मिलता तो आप परेशान होते, हो सकता है आप अपनी जरूरी कॉल्स मिस कर जाते हैं। हमने शिकागो से न्यूयॉर्क की होटल ब्रांच को फ़ोन किया, उनको बोला लोकल चार्जर खरीदो और आपके घर के बाहर टांग दो। तो सर आपको तकलीफ ना हो इसलिए हमने आपके लिए चार्जर भेजा। अब जाने मन ये बात चार्जर की नहीं है, ये बात है कि शिकागो की टीम ने रिच कार्ल्टन न्यूयॉर्क के होटल को फ़ोन करके चार्जर बाजार से खरीदवा के घर के बाहर टांगा। अब ये जो जेस्चर है, ये जेस्चर वायरल हो गया। हाँ, अब इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस के नो बिफोर द कस्टमर टेल्स यू। उससे पहले जान जाओ कस्टमर आपको शिकायत करे, आप उस पर एक्ट अपॉन इट बिफोर ही येल्स एट यू। दैट्स कॉल्ड अ कस्टमर की जो गलती है ना, कस्टमर अगर गलती करता है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है उसका दिल जीतने के लिए। कस्टमर गलती करता है, आप नाराज मत हो। अब अगर आपने उसकी गलती पे आपने उसका दिल जीत लिया, वो अपने आप को बेच देगा आपके लिए, वो आपका एडवोकेट बन जाएगा, वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। लेगो बच्चों की एक खिलौने की कंपनी है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया। आपको लेगो की एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा था, जो 7 साल का लड़का था, यंग बच्चा, और क्रिसमस का पैसा बचा के निंजागो लेगो उसने खरीदा था। और वो इतना बड़ा फैन था लेगो का, इतना बड़ा फैन था कि पूरे साल पैसा इकट्ठा करके उसने अपने निंजागो लेगो अपनी गुल्लक से पैसे जोड़ करके खरीदा था। उसको इतना प्यार था, इतना प्यार था इस लेगो के साथ, इतना प्यार था कि वो हर समय उसी के साथ खेलता रहता था, हर समय उसी के साथ घूमता रहता था। एक दिन पिताजी को वॉलमार्ट जाना था, उन्होंने कहा बेटा तुम लेगो रख दो, मेरे साथ चलो वॉलमार्ट चलो, कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग करने, आज संडे का दिन है। बच्चे ने बोला नहीं इसको साथ लेके जाऊंगा, इस लेगो टॉय को साथ लेके जाऊंगा। पापा ने बोला बेटा खो देगा वहाँ पे, है ना, बड़ा वॉलमार्ट है, कहीं खो गया फिर। बोला नहीं साथ ही लेके जाऊंगा मैं, इसके बिना तो कहीं जाऊंगा नहीं। वो निंजागो लेगो अपना साथ ले गया और वही हुआ जो पिता ने सोचा था, वॉलमार्ट में उसका लेगो खो गया। वो खो गया, वो बच्चा इतना उदास हो गया, इतना उदास हो गया, और तब तक लेगो ने उस आइटम को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब लेगो निंजागो लेगो वाला प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा था। पिताजी ने दोबारा भी ऑर्डर करने की कोशिश करी कि बच्चे के लिए खरीद देता हूँ, लेकिन बच्चा इतना उदास हो गया, इतने शौक में चला गया कि वो कमरे से बाहर नहीं निकले, कुछ खाए नहीं, कुछ सोए नहीं, किसी से बात नहीं करे, किसी दोस्त से बात नहीं करे, ना स्कूल जाए ना बाहर खेलने जाए। वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। अब पिता ने एक ट्वीट किया कि मेरा कोई भी दोस्त क्या मेरी मदद कर सकता है, मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, आई नीड अ हेल्प ऑफ अ काउंसलर। उसका निंजागो लेगो जो कि अब दोबारा बनता नहीं है, खो गया। अब क्योंकि लेगो वर्ड आया था ट्विटर में, उसके ट्वीट में, तो लेगो की टीम अपने स्कैन में हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है उसके सामने ये ट्वीट आ गया। उसने ये ट्वीट पढ़ लिया। ट्वीट पढ़ने के बाद ये निंजागो नहीं बनाते थे, बावजूद इसके ये जान के कि बच्चा डिप्रेशन में है, इन्होंने स्पेशली असेंबली लाइन रेडी करके वो एक आइटम निंजागो लेगो बनाया, उसके 2 सेट बनाए और ले करके उनके घर पहुंच गए और जाके बच्चे को दिया। बच्चा खूब खुश हुआ, रोने लगा, और जैसे ही बच्चे ने वो लिया उतना एक्साइटेड हुआ, इतना रोया, इतना हंसा, इतना रोया, इतना हंसा, हंस रहा है, आंख में आंसू बह रहे हैं, रो रहा है। पिता ने उसका वीडियो बना लिया, वो अनबॉक्सिंग करते हुए लेगो का। वो वीडियो हो गया पूरे देश में वायरल, और इतना वायरल हो गया कि पूरे देश ने लेगो की तारीफ करी। जाने मन ये खर्चा लेगो बनाने का नहीं था खाली। क्या खर्चा आया, कस्टमर का दिल जीतने के लिए करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, बस एक अरे वाह फीलिंग देनी पड़ती है, और वो अरे वाह फीलिंग ने जिंदगी जीत ली। वो इतना वायरल हो गया और न्यूज़पेपर्स में आ गया। कस्टमर सर्विस जो है ना, बेसिकली डूइंग द राइट थिंग है ना। इट इज़ नॉट अबाउट टेलिंग पीपल हाउ ऑसम यू आर, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग स्टोरी। एक ऐसी कहानी बना देना जो कहानी आपके बारे में सब जगह बात करे। वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि जो भी आप करते हो इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो, कस्टमर उसको दोबारा देखने भी आए और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर के आए, अपने रिश्तेदारों को भी लेकर के आए। मैंने भी जब कई फ्रेमवर्क्स ऐसे बनाए हैं, और वो फ्रेमवर्क्स मेरे लीडरशिप फनल के इतने इतने चाव से, इतने मन से बनाए। जैसे ये प्रोग्राम बनाया मैंने आज 10 डे MBA, ये सबको फ्री में देने के लिए बनाया। ऐसे मेरे फ्रेमवर्क्स हैं लीडरशिप फनल के, जिसकी लोग कसमें खाते हैं और अपने बिजनेस को 10-10, 20-20, 100-100 गुना बढ़ा देते हैं। 52 हफ्तों के 52 फ्रेमवर्क। मैं ये 52 फ्रेमवर्क बनाए जो कि 1 साल तक आदमी इंप्लीमेंट करता है लाइव क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। ये इसके साथ BB कोच भी देते हैं। ये मेरा एक नया प्रोडक्ट है जो मैंने लॉन्च किया था,
हाँ, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम है बीबी इम्पैक्ट। मेरी अगली कहानी है यूनाइटेड एयरलाइंस की। यूनाइटेड एयरलाइंस ने एक बार ऐसा अद्भुत काम किया कि ये कहानी है बेसिकली न्यूयॉर्क से, जर्मनी से न्यूयॉर्क में फ़ोन आया है एक लड़के को, यंग लड़के को, कि आपकी माँ इतनी बीमार है, इतनी बीमार है कि वो आज या कल तक शरीर छोड़ देगी। उम्मीद कर रहे हैं हम उसको कल तक सर्वाइव करा देंगे, लेकिन वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहती है, आपका आखिरी बार चेहरा देखना चाहती है। इस बंदे ने यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट पकड़ी, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से जर्मनी इसको जाना था। और जब ये फ़्लाइट में बैठा, कट टू कट लंदन पे उतरते ही इसकी जर्मनी की अगली फ़्लाइट थी, हीथ्रो। और ये जब फ्लाइट में बैठा एयरक्राफ्ट में, तो वहां पे एयर होस्टेस आई कि हमारा एयरक्राफ्ट 2 घंटा डिले चल रहा है, आगे कुछ ऐसा इशू आ गया जिसके कारण हम लोग 2 घंटा लेट जाएंगे। इसको जब पता चला तो इसको समझ में आया कि मैं लंदन से अगली फ्लाइट मिस कर दूंगा और माँ का आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाऊंगा, जिंदा माँ से मिल नहीं पाऊंगा। इसको सोचते सोचते रोना आ गया और रोने लगा। ये रोते 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 आजू बाजू के पैसेंजर्स ने देखा तो एयर होस्टेस को बुलाया। एयर होस्टेस आई, पूछा क्या हुआ? तो बोला आपकी फ़्लाइट 2 घंटा लेट चल रही है, मेरी आगे लंदन की फ़्लाइट मिस हो जाएगी, माँ से आखिरी बार मिलना था, मिल नहीं पाऊंगा। बहुत उदास था। एयर होस्टेस बेचारी क्या करे, फ़्लाइट 2 घंटा लेट है तो लेट है, पर वो गई पायलट के पास में। पायलट को बोली ऐसे ऐसे एक बंदा रो रहा है, उसको माँ से आखिरी बार मिलना है, उसकी माँ मरने वाली है और उसको जर्मनी पहुंचना, लंदन से कनेक्टिंग फ़्लाइट है, क्या करे? पायलट में इतनी एम्पैथी थी, यूनाइटेड एयरलाइंस ने उनको सिखाया कि पायलट ने अपने सीईओ को फ़ोन किया, बोला लंदन से जो जर्मनी की फ़्लाइट है, आप उनको बोलो कि वो आधे घंटा वेट कर ले लंदन में, मैं रास्ते में 1.5 घंटा कवर करा दूंगा और 2 घंटे का टाइम कवर करा के इसको फ्लाइट पकड़वा देंगे वहां से। अब सोचो कि यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ ने जर्मन एयरलाइंस के सीईओ को फोन किया और उनको बताया, रिक्वेस्ट की, ऐसी ऐसी कहानी है, आधा घंटा आप लेट करो। 1.5 घंटा इसने कवर किया। कवर करके इसने लंदन लैंड कराया। वहां उनका क्रू था जो हाई स्पीड पे इनको दूसरे बोर्डिंग गेट पे ले गया जहां से उनका बोर्डिंग पास रेडी था। उसने जाकर के वहां फ्लाइट पकड़ी जर्मनी के लिए। जर्मनी की फ्लाइट पकड़ के ये अपने घर की तरफ टैक्सी लेकर के भागा, पहुंचा और जैसे ही घर पे पहुंचा तो माँ को देखा और माँ के साथ इसने गले लग गया। माँ ने भी हाथ खोले, इसने भी हाथ खोले और एक दूसरे के गले लगे। माँ भी रोई, ये भी रोया और उसके 5 मिनट के बाद माँ ने दम तोड़ दिया। अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई कि यूनाइटेड एयरलाइंस की बदौलत आखिरी बार माँ अपने बेटे से मिल पाई, मरने से पहले मिल पाई। सन सेज फाइनल गुड बाय टू मदर, ये CNN पे, उसके बाद पूरी दुनिया में एक खबर फैल गई। अब यूनाइटेड एयरलाइंस के पायलट ने एक छोटा सा काम किया। एयरलाइंस जो इवैल्यूएट होती है कि अपना शेड्यूल मैनेज करे, एयरलाइंस इवैल्यूएट की जाती है कि ऑन टाइम डिपार्चर, ऑन टाइम अराइवल पे। उन्होंने वहाँ पे लंदन में फ्लाइट लेट कराई, यहाँ से कवर अप किया, बहुत मेहनत करी। नाउ दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड कस्टमर सर्विस, कि आज हम उनकी कहानी सुन रहे हैं यहाँ पे। आज कस्टमर सर्विस का मतलब यही, ये एक नया बैटल ग्राउंड बन गया, युद्ध स्थली बदल गई। खाली प्रोडक्ट युद्ध नहीं है, अब सर्विस युद्ध बन चुका है कि सर्विस आप कितनी अच्छी दे पाते हो, कितनी एम्पैथी रख पाते हो। फेडेक्स का नाम सुना है आपने? फेडेक्स का एक ब्रांड प्रॉमिस है, एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी, रातों रात डिलीवरी करके ही देंगे हम। आप आज कोई सामान भेजो न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क, 1 दिन में हम पहुंचा देंगे। आप मॉस्को से मैनहट्टन 1 दिन में पहुंचा देंगे। मुंबई से मॉस्को 1 दिन में पहुंचा देंगे। दैट इज व्हाट फेडेक्स इज ऑल अबाउट। कोविड का टाइम था और देहरादून में एक मां ने बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चे की जो दादी थी वो मुंबई में थी, वो आना चाहती थी देहरादून में अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपने पोते से मिलने के लिए आना चाहती थी, लेकिन क्योंकि कोविड था निकल नहीं पाई, परेशान थी। उसने कहा कम से कम गोंद के लड्डू बना करके कोरियर कर देती हूँ, बेटी कम से कम लड्डू खा लेगी, जब लॉकडाउन खुलेगा तो चली जाऊंगी। लड्डू बनाए बड़े चाव से, बड़े प्यार से। वो लड्डू बनाने की बड़ी एक्सपर्ट थी। लड्डू बना के पैक किया, फेडेक्स वालों को बुलाया, बोला देहरादून में ये मेरी बेटी के घर पे छोड़ दो। फेडेक्स वाला ऑफ कोर्स डब्बा लेकर के अपनी स्कूटी में डाल करके मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से देहरादून एयरपोर्ट, देहरादून एयरपोर्ट से फेडेक्स के ऑफिस से स्कूटी में बैठ के पहाड़ों से घूमता घूमता वो देहरादून घर पर डिलीवरी करने जा रहा था। पहाड़ों पर जब चल रहा था तो आगे आगे स्कूटर, उसके आगे ट्रक, और ट्रक का पिछला पहिया स्कूटी के अगले पहिए को टच कर गया। टच करने पे वो लड़खड़ाया, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, वो गिरा, उसको चोटें भी आई और लड्डू का पार्सल गिर के टूट के बिखर गया और लड्डू सारे सड़क पे फैल गए। अब ये खड़ा हुआ, अपने बॉस को फ़ोन किया, ब्रांच मैनेजर को, सर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा ठीक हो आप? बोले सर मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मैं कोरियर लड्डू के लेके जा रहा था वो टूट के गिर गए, गिर के टूट गए, लड्डू फैल गए नीचे। अभी सोचने लगा क्या करें। बोला आप अपना ध्यान रखो और एक काम और करो। बोले क्या सर? देखो जरा डब्बे में 2-3 लड्डू, 4 लड्डू कुछ बचे हुए ठीक ठाक साफ सुथरे, जो सड़क पे गिर गए उनको छोड़ दो। बोले हाँ सर अभी तो है लड्डू, 8-10 लड्डू दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। बोले ये ले आओ तुम ब्रांच में। वो लेके ब्रांच में पहुंचा तो देखा कि ब्रांच मैनेजर के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा था
ब्रांच मैनेजर ने पूरी टीम इकट्ठी करी, लड़कियां भी लड़के भी। बोले देखो जरा लड्डू चख के, ऐसा लड्डू कोई बना सकता है? तो वहीं एक लड़की बोली मैं बना दूंगी ऐसे लड्डू। अब देखते ही देखते फटाफट बाजार से सामान लाया गया। गोंद के लड्डू के लिए जो 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 आइटम चाहिए होती थी वो सब आइटम, पंजीरी ये वो सब आइटम ले गया, बेसन वेसन आटा वाटा देसी घी ड्राई फ्रूट सब ला के, चीनी वीनी ला के लड्डू बनाने शुरू। अगले 4-5 घंटे में लड्डू तैयार। अब ब्रांच मैनेजर को पहला लड्डू खिलाया गया, सर टेस्ट करो। खाया, लड़की ने भी खाया, देखा स्वाद सेम नहीं है, जो पहले लड्डू कुरियर पे आए थे और ये जो आए इसमें थोड़ा सा फर्क है। नहीं परेशान, अब क्या करें? ब्रांच मैनेजर की एम्पैथी इतनी ज़्यादा थी दिल में, तो उसको नेक्स्ट आइडिया आया। उसने दादी को फ़ोन लगा दिया मुंबई में। नमस्कार जी। बोले हाँ नमस्कार। और जी हम ना गोंद के लड्डू का कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट हो गई तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। और दादी बोले मेरी क्यों नहीं करोगे रेसिपी सिलेक्ट, हो मैं तो लड्डू की एक्सपर्ट हूँ। दादी ने फट 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 सब बता दिया कि लड्डू में ये सब सामान डलता है। इनको समझ आया भाई एक चीज़ ये मिस कर गए थे। बाजार गए फट से, वो चीज़ लेकर के आए, दोबारा लड्डू बनाना शुरू किया। 3-4 घंटे 5 घंटे फिर लगे, फिर नए लड्डू रेडी हो गए और अब खा के देखा सेम स्वाद आया। फिर ये लड्डू जा करके दे करके आए वहाँ पे बेटी के घर पे देहरादून में, और बोला जी आपकी माँ ने लड्डू भेजे आपके लिए। बेटी ने लड्डू खाए, माँ को फ़ोन करके धन्यवाद बोला, माँ भी बड़ी खुश, चलो फेडेक्स ने मैं लड्डू पहुँचा दिए। बेचारा ब्रांच मैनेजर सोच रहा था हमने ना फिर भी चाहे कुछ होना हो हमने गलती कर दी, लड्डू माँ के हाथ के नहीं थे, लड्डू हमारे रिसेप्शनिस्ट के हाथ के थे। इन्होंने मुंबई में जाकर के माँ से माफ़ी मांगी और जी हमसे गलती हो गई। पहले माँ थोड़ी नाराज़ हुई लेकिन फिर बोली तुमने बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया। ये स्टोरी अमेजॉन प्राइम को पता चली। अमेजॉन प्राइम ने इसके ऊपर एक मूवी बना दी है, एक छोटी शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री, वो आप अमेजॉन प्राइम पे आप देख भी सकते हो। अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो ना क्रिएटिवली ऑल इन जाने के लिए, कस्टमर आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। बहुत सारी विदेशी कंपनियों के बारे में बता, आखिरी स्टोरी आपको एक स्टोरी महिंद्रा हॉलीडेज के बारे में बताता हूँ। महिंद्रा हॉलीडेज साउथ के अंदर एक कस्टमर ने रिसेप्शन पे फ़ोन किया, मैडम हम लोग होटल आ रहे हैं क्लब महिंद्रा, हम लोग लेट हो गए हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्या आप हमारे 2 बच्चों के लिए खाना रख सकते हो? 2 बच्चों के लिए खाना पैक करके रख देना, नहीं तो बच्चे बेचारे भूखे रह जाएंगे। रिसेप्शनिस्ट ने बोला ठीक है, अंदर गई, किचन में जाकर के बोला 2 बच्चों के लिए खाना रख लो। शेफ़ ने पूछा अभी कहाँ है वो? तो मैडम ने फ़ोन किया, पूछा अभी कहाँ पे हो? तो उन्होंने जो जगह बताई, शेफ़ ने बताया वहाँ से सीएम साहब जा रहे हैं, एक फ्लावर रैली है और अभी दोपहर का खाना मत रखो, शाम का रखना, वो शाम तक भी नहीं पहुँचेंगे, वो रास्ता बंद किया हुआ है। अब लड़की सोची मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, कौन करेगा, कौन देखेगा पीछे से? तो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, खाना पैक कर दो। लड़की ने खाना पैक कराया बच्चों का और उसी रास्ते पे चली गई उल्टी साइड से जहाँ जाम नहीं लगा हुआ था, और वहाँ से ड्राइव करते करते पहुँची और ढूंढ के अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, फॉलो करके दूसरी साइड से आकर के स्कूटी दूसरी साइड पार्क करके जैम वाली साइड पे पैदल चल के आई और उनको बोला कि जी अभी तो जैम लंबा लगना था, अगले 5-6 घंटे तक आप जैम में रहते और बच्चे भूखे रह जाते, जैम में तो कोई खाना मिलेगा नहीं ट्रैफिक जैम में, इसलिए मैं खुद ही खाना लेके आ गई। हैप्पी कस्टमर जो होता है ना जाने मन, वो आपका सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट होता है। उससे बड़ी एडवर्टीजमेंट आपकी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज कस्टमर सर्विस भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। जिस दिन ये समझ में आ गया गेम चेंज हो जाएगा। तो जो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये रिफंड नहीं है, ये बैड एक्सपीरियंस से आपको बचाता है। ट्रूली रिमार्केबल कस्टमर सर्विस है। ये बग फिक्स करना नहीं है, ये बेसिकली डिस्काउंट देना नहीं है, ये एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करना है कि आप उसकी रिकॉल वैल्यू में, उसकी मेमोरी में आ जाओ। छोटी छोटी चीज़ें आप कस्टमर सर्विस के लिए एक आदमी रख सकते हो अगर आपकी छोटी कंपनी है। पुराने कस्टमर्स को फोन करें, रिटेंशन के लिए फोन करें। पहली अगर आपको कस्टमर को फोन कर रहा है तो पहली कॉल पर रिजॉल्व करें। टर्न अराउंड टाइम ना रखें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर को मेजर करें, एवरेज हैंडलिंग टाइम को मेजर करें। रूल क्या है? आप एक्ट अपॉन इट बिफोर द कस्टमर येल्स एट यू। ये है सबसे ऊंचा तरीका। भाई लोगों 1.5 घंटा हो गया है, कॉस्ट भले ही 0 है लेकिन नॉलेज की वैल्यू बहुत हाई है। बिना दाम दिए इतने काम का कोर्स सारी दुनिया में जब कोई बना ही नहीं सकता तो मिलेगा ही नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना पावरफुल कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक के बाद एक 10 डे MBA। ध्यान से सुनते रहो, बताता हूँ। अगली बार लूँगा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से शुरू करूँगा जो कि कल के सेशन में होगा। स्ट्रैटेजी के ऊपर सेशन है। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने सर्विस एटीट्यूड बिल्ड कर लिया, आपने
स्टार्टअप को समझ लिया, अब किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होंगे, लीडरशिप पाइपलाइन क्या होगी, ये सब कल बताऊंगा आपको। स्कोर बोर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, सिनेरियो एनालिसिस क्या होते हैं, फ्रेमवर्क कैसे बनाए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, सारा कल का सेशन 1.5 घंटा स्ट्रैटेजीज पे होने वाला है। और परसों मार्केटिंग के सारे आइडियाज दूंगा, चाहे वो गुरिल्ला मार्केटिंग हो, वैल्यू एज मार्केटिंग हो, एम्बुश मार्केटिंग हो, आप कैसे सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग करोगे, एम्बिएंट एक्सपीरियंशियल रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग करोगे। हर रोज बड़ा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होने वाली है। आज की क्लास पर यही फुल स्टॉप लगा रहा हूं, लेकिन नॉन स्टॉप लर्निंग आगे भी यूं चलती रहेगी। अब बस नहीं 10 करना है, 10 दिन में दे रहा हूं आपको सालों का क्रक्स। आज की क्लास कैसी लगी, अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। इस 10 डे एमबीए को ज्वाइन करने के लिए, रीडिंग मटेरियल पढ़ने के लिए और अभी के अभी असेसमेंट को अपीयर करके 75% मार्क्स से ऊपर लेने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।